अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नॉवल में आपका वेलकम है। नॉवल नेम है तो दिल से ना उतर सका बाय एना बैग, एपिसोड 6। इस एक हफ्ते में कुछ तब्दील हो गया, बहुत कुछ। सावेज और गनाया मीरवीज के मना करने के बावजूद भी 2 कमरों के एक घर में शिफ्ट हो गए। वो चाहता था कि सावेज उसके अपार्टमेंट में चंद दिन गुजार कर कोई अच्छी जॉब ढूंढे और नौकरी मिलते ही जहाँ चाहे शिफ्ट हो जाए। ऐसे यूं हालात से लड़ता देख कर तकलीफ होती थी। गोया हालात ही बदल गए। अशना और मीरवीज के दरमियान अब पहले से ज़्यादा खुशगवार बातें होने लगी। वह बस अब अशना को अपना लेना चाहता था और दूसरी तरफ अम्मा भी थी, जो बकौल इनके अशना नामी चुड़ैल को देखना चाहती थी, जिसने उनका मासूम बच्चा फंसाया था। मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं करना चाहता, अम्मा को भी जवाब देना है। आशी वही जज्बाती लहजा, तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, अब्बा से मुलाकात करो, अशना ने तकरीबन घुरते हुए कहा। और ये बात इसे 8वीं बार कह रही थी। अब्बा से? वो गड़बड़ा गया। अब्बा से मुलाकात करना ज़रूरी है? एक यही काम था जिससे वो बचना चाहता था। तुम ये जानते भी नहीं है कि लड़की का रिश्ता कैसे मांगा जाता है। अब्बा से बात करनी है लाजमी। वैसे ही तुम्हें अपनी बेटी नहीं देंगे, वो मुझे वैसे भी अपनी बेटी नहीं देंगे। खार खाते हैं तुम्हारे अब्बा मुझसे। क्या ये शादी दूसरी तरह से नहीं हो सकती? पेशानी खुजाते हुए वो कदरे परेशानी से बोला। दूसरा रास्ता यही है कि शादी ही ना की जाए। लबों पर परसुकून मुस्कुराहट फैल गई। दे दिया मशवरा। वो बरहम हुआ। मैं बस तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ, अगर वो ना माने तो? वो मान जाएंगे, अशना मुख्तसर बोली। मुझे नहीं पता था तुमसे शादी करना इतना मुश्किल होगा। पेशानी पर उंगली रगड़ी गई। मुझे लगता है मैं तुमसे शादी करके पछताने वाली हूँ। अशना ने लब भींच ली। तो क्यों ना शादी करके साथ पछताया जाए? लबों पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट फैली। वो मुस्कुराए बिना ना रह सकी। तुम जरा नहीं बदल सकते। अब्बा को क्या कहूँ? वो तारीख पूछेंगे? कह दो अगर मीरवीर से मिलने। रौबदार लहजा, अशना ने दांत पीसे। मैं मजाक नहीं करी। कब आओगे अब्बा से मिलने? ये सारी अकड़ उस दिन ही निकल जाएगी जिस दिन अब्बा से मिलने आओगे। वो अब्बा को खौफ दिलाने लगी जो पहले से ही दिल में था। अच्छा ठीक है, मैं इतवार को घर आता हूँ, अम्मा को दूसरी मुलाकात पर लाऊंगा। अच्छा है पहले ससुर और दामाद की दोस्ती हो जाए। एक बात पूछूं? ये शहर के किनारे एक बेहद खुला रेस्टोरेंट था। तुम्हें अब भी लगता है कि सवाल करने के लिए तुम्हें मुझसे पूछना पड़ेगा? लबों पर शरीर सी मुस्कुराहट थी। तुम्हारी मंगनी कैसे टूटी थी? ये एक ऐसा सवाल था जो उसके दिल में किसी फांस की तरह चुभ रहा था। हम इस सवाल को यहीं रोक कर आगे बढ़ते हैं, वो तेज़ी से बोला। मुझे जानना है मिरविस। वो अब तो जानने का हक भी रखती हूँ। मेज़ पर दोनों कोनियाँ जमाते हुए वो इसकी आंखों में झांकने लगी। इसके तहज्जुद पर वो हंस पड़ा। इसे मैं पसंद नहीं था, इसीलिए वो मुझे छोड़ गई। ये वही जुमला था जिससे वो साविस को अक्सर बहलाया करता था। अशना का मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम इसे पसंद ना आए हो और वो तुम्हें इसलिए छोड़कर गई हो। ये एक तीज घुरी थी जिससे अशना ने मिरवीस को नवाजी थी। ओह क्या वाकई? इस तारीफ पर महरवीस ने अपनी हल्की हल्की शेव पर हाथ फेरा। मैं ये तुम्हारी खूबसूरती से मुतासिर होकर नहीं कह रही, बल्कि लॉजिक भी कोई चीज़ होती है। अगर उसे तुमसे पसंद है नहीं थी तो इसने मंगनी क्यों की? ये सरासर झूठ है, सही वजह बताओ। मिरविस चौंका। वो कैसे इसका झूठ पकड़ गई थी? वो सोचने लगा, फिर साविस के दिमाग में ये सवाल क्यों नहीं उभरा? बिलाखिर इसने सांस खारिज की। मेरी दी हुई अंगूठी उसे ज़रा पसंद नहीं आई। वो वही अंगूठी मेरे मुंह पर मार कर चली गई। एक नई कहानी। तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? कैसे पसंद नहीं आई उसे? वो अंगूठी 2 टके की थी। जिच होकर कहा गया। 2 टके की नहीं थी। वो भरम हुआ। तो फिर? अशना की हिम्मत जवाब देने लगी। 3 टके की थी। कहते ही वो आखिर में बेचारगी से मुस्कुराए। अशना जहाँ की तहाँ रह गई। अगर ये मजाक था तो बड़ा बेहुदा था, मगर इस सब के बावजूद वो जान गई थी मिरविस कुछ छुपा रहा है। एक बात तो तय थी, मिरविस कभी सच नहीं बता सकता था। तुम मेरी समझ से बाहर हो, गोया हिम्मतें जवाब देगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पूरी ज़िंदगी तुम मुझे पढ़ने में गुजार दो। निगाहें इसकी आंखों में ठहर गई। इसके बाद पर वो गुस्सा भी ना कर सकी। दिल एक अजीब से एहसास में डूब कर उभरा तो इसने निगाह फेर ली। आप घर के लिए ग्रोसरी कब लाएंगे? बाजार का खाना खाकर अब थक चुकी हूँ। ये एक छोटा सा कमरा था जिसका बिस्तर वो साफ कर रही थी। इसके अलावा कमरे में एक कम वक्त में खरीदी थी। पैसों का हिसाब करता सावेज इसकी बात पर निगाह उठाकर देखने लगा। काफ़ी पैसे खर्च हो गए हैं, ज़रा हिसाब कर लो तो अंदाज़ा हो जाएगा। कल ग्रोसरी लेकर आऊँगा। एक बात पूछूं? वह इसके साथ बिस्तर पर बैठ गई। हाँ, हाथों में हज़ार हज़ार की कई नोटें थी।
आप गाड़ी भी नहीं लाए और अपना अहम सामान भी, वो सब बाबा के बिजनेस के पैसों का था। सिर्फ वो सामान लाया हो जो मेरी अपनी ज़ाती कमाई से खरीदा था। न जाने क्यों इसने थूक निकला। शायद इसे कभी उम्मीद ही नहीं थी कि वो एक दिन इतना मजबूर हो जाएगा। ये पैसे भी जल्द ख़त्म हो जाएंगे सावेज। वो परेशान थी। सावेज ने इसकी पेशानी पर बल फैलते हुए देखे। मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, उम्मीद है जल्द जवाब आ जाएगा और फिर हमें यूं पैसों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। दिल में एक खौफ था कि क्या होगा अगर जॉब मिलने से पहले ही ये बची कुची रकम भी खत्म हो जाए। अलमारी में पैसे खर्च करने की ज़रूरत थी क्या थी? हम सूटकेस में ही कपड़े रख सकते थे। इसे अब भी ज़रूरी सामान भी गैर ज़रूरी लग रहा था। साविस इसे इस मुश्किल में भी मुस्कुरा दिया। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। इसके रुखसार को छूते हुए वो दोबारा पैसों के हिसाब में उलझ गया। गनाया के लबों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट उभरी। साविस का एक जुमला वाकई इसके दिल को परसुकून कर गया। आप कब तक जागने वाले हैं? मुझे अब नींद आ रही है, जमाई लेते हुए बमुश्किल बोली। कमरे का हाल अब पहले से काफ़ी बेहतर था। गिर्द धूल मिट्टी का निशान अब कहीं भी नहीं था। मलगीजी सी रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। मेरा इंतज़ार मत करो, आज तुमने बहुत काम किया है, इसीलिए अब आराम करना ज़्यादा बेहतर है। न जाने दिमाग में क्या चल रहा था। इसने लैंप बंद करने के इरादे से गर्दन घुमाई और फिर ठहर सा गया। भला लैंप इस घर में कैसे आ सकता था? वह खुद ही ज़ोर से हंस पड़ा। तुम लाइट बंद कर दो, गैलरी से आती बल्ब की रोशनी ही मेरे लिए काफ़ी है। गनाया बात समझते हुए सर इस बात में हिलाया। कभी कभी ज़िंदगी आपको अपना वो रूप भी दिखाती है जिसके बारे में आप सोचना भी नहीं चाहते हो। कुछ गैर ज़रूरी काम ज़रूरी बन जाते हैं। कभी अपनी आदत के खिलाफ कोई काम करना पड़ जाता है और ये आपकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन लम्हा होता है। अल्लाह नवाजता भी है और आजमाता भी है। इस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास होने वाला कामयाब हो जाता है। याद रहता है तो बस इतना कि अल्लाह ने आपको याद रखा। बचपन से लेकर अब तक जवानी तक कभी जहन में ख्याल ना आया कि ज़िंदगी का एक हिस्सा ऐसे भी गुजारना पड़ेगा। पैसों का इस कदर हिसाब रखना पड़ेगा कि कहीं इनका फजूल इस्तेमाल ना हो जाए। इसे इस छोटे कमरे में घुटन महसूस हो रही थी, मगर वो गनाया को बताकर इसकी नींद खराब नहीं करना चाहता था। पूरी रात किसी सोच में गुजार दी। इसे याद था जब इसने टकी साहब कहा था कि वो इन्हें पैसों के बिना खुश रह कर दिखाएगा। ये सब कहना कितना आसान था। इसे यकीन था कि वो वाकई ऐसा कर सकता है। ये सब इतना मुश्किल नहीं, मगर अब एहसास हो रहा था कि ये सब कितना दुश्वार होता है। और जब साथ एक ऐसे शख्स का हो जो मुस्तकबिल आप पर डिपेंड हो, एहसास और आपका हो। एक हाथ उसके हाथ को मजबूती से पकड़ा हुआ था। इसे याद नहीं कि गुजरी रात सोने से कबल इसने गनाया का हाथ क्यों पकड़ा था। वो क्यों इसका हाथ थाम कर सोया और जागते हुए भी वो हाथ इसके हाथों में था। दोनों ही गहरी नींद में थे जब किसी तेज़ आवाज़ पर आँख खुली। क्या हो रहा है? साविस इस धड़ाधड़ पर तेज़ी से उठकर खड़ा बैठा। चेहरे पर हड़बड़ाहट के तासिरात नुमायां थे। कोई दरवाज़ा बजा रहा है, मैं देखती हूँ। दुपट्टा उठाकर पहनते हुए इसने अपने बाल दुरुस्त किया और बाहर की जानिब बढ़ने लगी। मगर कोई इस तरह दरवाज़ा क्यों बजाएगा गनाया? इसकी आंखें अब शुजदर फटी हुई थी। परेशानी में इसके पीछे आते हुए वो तेज़ी से बोला। गनाया ने जवाब दिए भी गए। जी कौन? पूछा। जी मैं ऊपर से आई हूँ। नाजुक सी आवाज़ कानों में पड़ी। साविस जहाँ मजीद हैरान हुआ वहीं गनाया मुतमईन हुई। इसे साविस को अंदर जाने का इशारा करते हुए दरवाज़ा खोला। कुछ अंदर होते हुए वो किनारे से गनाया को देखने लगा। वो एक खूबसूरत सी लड़की थी जो बेहद मुस्कुरा रही थी। अस्सलाम वालेकुम। गनाया ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। आए अंदर आ जाए। इसके अंदर आने का रास्ता बनाते हुए वो इसको राह दिखाने लगी। साविस बरामदे में ही ठहर गया। वालेकुम अस्सलाम। आपको आए 2-3 दिन हो चले हैं तो मैंने सोचा आज आपसे मिल लाऊं। वो अब गनाया के पीछे इसके कमरे में दाखिल हुई। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। बिस्तर की चादर ठीक करते हुए इसने लड़की को बिठाया। ये 2 कमरों की एक छोटी सी मंजिल थी। इस बेडरूम के सिवा दूसरा कमरा बल्कि खाली था। साविस इस कमरे के लिए सोफ़ा खरीदना चाहता था, मगर गनाया ने उसे ऐसा करने से मना किया था। इन सब चीज़ों में पैसा खर्च करके वो बाद के वक्त के लिए मुश्किलात नहीं चाहती थी। मजबूरन इस लड़की को बेडरूम में बिठाना पड़ा। मेरा नाम आबिगना है। जब बाबा ने बताया कि किराएदार में एक मेरी उम्र की लड़की भी है तो बस सोचा मिलने चली आऊँ। पानी का गिलास लबों से लगाते हुए इसने कहा। बाहर खड़ा साविस इसकी बुलंद आवाज़ें सुनता हुआ किचन से पानी पीने लगा। ये लड़की इसकी नींदें खराब कर चुकी थी। अगर आप ना आती तो मैं जल्द चली आती थी। गनाया ने हंसते हुए कहा। मैंने सोचा था 1-2 दिन में खुद भी मिलने आ जाऊंगी। वो कैसे मेहमान को संभाल रही थी। बाहर खड़ा साविस कदर इम्प्रेस हुआ। अरे क्यों नहीं, आप भी आइएगा, फिर साथ ही महफिल लगाएंगे। वो लड़की परजोश हुई।
इंशाल्लाह। ज़रा ये घर की सेटिंग एक बार मुकम्मल हो जाए तो मैं ज़रूर चक्कर लगाती हूँ। मैं इंतज़ार करूँगी। भाई साहब का नाम क्या है? इसने अभी तक सावेज़ को सिर्फ एक ही बार देखा था, जब वो घर में दाखिल हो रहा था। इनका नाम सावेज़ है। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ये बात जानते हुए भी कि घर में पत्ती नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो बोलते हुए बाहर बढ़ने लगी। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं गनाया, मैं बस हल्की फुल्की मुलाकात के लिए आई थी। अब्बा का नाश्ता बनाना है और काम वाली भी अभी तक नहीं आई है। बिस्तर से उतर कर इसने चप्पलों में पैर अड़से। मुझे लगा आप मज़ीद ठहरेगी। अब मैं आपके आने का इंतज़ार करूंगी, मुझे मायूस मत कीजिएगा। मिजाजन शोक चंचल सी लड़की उसे अच्छी लगी। गनाया जवाबन मुस्कुरा दिया और इसके पीछे पीछे चलते हुए बाहर की तरफ गई। रास्ते में निगाह साविस पर पड़ी तो वो रुक कर उसे मुखातिब करने लगी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। साविस इसकी आवाज़ पर बुखलाया। वालेकुम अस्सलाम। ज़बरदस्ती लबों पर मुस्कुराहट फैली। मैं ऊपर से आई हूँ। वही एक जुमला, ना जाने क्यों ये जुमला इसे एक बार फिर अजीब लगा। इसका नाम आबीगना है। साविस की जानिब से जवाब ना पाकर गनाया ने उसे फिर मतवजा करवाया। ओह हाँ, आपसे मिलकर खुशी हुई, वो कहते साथ फिर मुस्कुराया। रुके बिना आबीगना भी चली गई थी। भला इस वक्त कौन आता है? घड़ी 9 बजा रही थी। वो हैरानी से वक्त देखता हुआ बिस्तर पर गिरा। आपको आदत नहीं 9 बजे उठने की, मगर हम भी जल्दी ही उठा करते थे। गनाया मबहम से मुस्कुराई। और ये दरवाज़ा पीटने से क्या होता है? मुझे लगा न जाने कौन आदमी दरवाज़ा बजा रहा है। ये सब इतना बुरा भी नहीं है साविस। इस बार वो ज़ोर से हंसी थी, मगर मेरी नींद तोड़ गई ना। खफा खफा से लहजे में कहते हुए वो अपना लैपटॉप खोलने लगा। एक तो कोई शख्स बराबर वाले घर का दरवाज़ा भी बजाएगा तो लगता है अपने घर का बजा दरवाज़ा है। ऐसे हुआ तो मैं कभी सो ही ना सकूंगा। कुछ दिनों में आपकी आदत हो जाएगी, फिर कोई कमरे का दरवाज़ा भी पिटेगा तो भी आपकी गहरी नींद में आँच नहीं आएगी। शरारत भरी निगाहों से देखती हुई वो खुद ही हंस पड़ी। साविस का कहका जानदार था। मैं ऐसे वक्त से पनाह मांगता हूँ। रिसीव हुई जॉब की मेल्स देखते हुए मैं सेहरी से टिक लगाया। ग्रोसरी लेने जाए तो चाय का सामान ज़रूर ले आइएगा। लोग मिलने आते रहेंगे तो इनके आगे पेश करने के लिए चाय ज़रूरी है। बालों को एक बार फिर से खोलकर वो सिरे से सुलझाने लगी। इसकी तमाम तर तवज्जो का मरकज़ रिसीव हुई मिल्स थी, जिनको देखकर लोगों ने इससे अपनी सीवी मिल की थी। अब वहाँ से जवाब आया था। जल्द से जल्द इसे जॉब चाहिए थी और वो अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता था। मिरवीस आज अब्बा से मिलने आएगा। ये कहना भी कितना मुश्किल था। तुम्हारे अब्बा पहले ही गुस्से में हैं। अब ये बार बार ये एक बात दोहरा कर मज़ीद मेरा गुस्सा मत बढ़ाओ। गफत डपटा। इसमें बुरा क्या है? आप लोग ही चाहते हैं ना कि मैं शादी कर लूं, और अब वो चूँकि मैं कर रही हूँ तो फिर बुराई क्या है? तुम्हारे बाबा को तुमसे नहीं मिरवीस से मसला है। आखिर मिरवीस ही क्यों? पहले तुमने इसकी बुराई कर कर के अपने अब्बा के दिल बुरा किया और अब इससे शादी करना चाहती हो। यह लड़की कितनी अजीब थी। इन पुरानी बातों का क्या फ़ायदा अम्मी? बहरहाल वो आज मिलने आएगा। अब्बा से कहिएगा प्लीज़ उसके साथ बर्ताव अच्छा रखे। इतनी जल्दी क्यों? इसे इतवार के रोज़ आते ताकि अब्बा को मनाने के लिए मेरे पास ज़्यादा वक्त हो। आफत कलस कर रह गई। मैंने ही उससे कहा है कि आज मिलने आ जाए। इसकी अम्मा भी अब इसकी शादी के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेगी। इसे ये नहीं बताया कि मिरवीस की अम्मा भी अशना को बहू नहीं बनाना चाहती है। कौन आ रहा है? पीछे से अब्बा दाखिल हुए तो अशना की सीटी गुम हुई। वैसे ही मुखातिब थी। बाबा अब्बा वो आज मिरवीस साहब से मिलने आएगा। खौफ भी था मगर बताना भी ज़रूरी था। आफत ने बेटी को गुस्से से देखा। अबरार के तासीरात में सख्ती आई। यानी तुम्हारा फैसला हतमी? सख्त आवाज़ पर इसका दिल थोड़ी देर डगमगाया। अब्बा क्या बुराई है इसमें? जब अपना मतलब आया तो लहजा मासूम हो गया। इसके अंदर का शेर अब बिल्ली बन चुका था। तुम ही कहती थी कि वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, बल्कि तुम्हें छेड़ता रहता है। अरे मैं कहता हूँ इन 5 सालों में क्या ही बदल गया जो तुमने अब इससे शादी करने का फैसला कर लिया है। लहजा कदरे बरहम हुआ। अब्बा वो अब बहुत बदल गया है। हालांकि वह ज़रा नहीं बदला था। फारी कंपनी का मैनेजर है। सलीकेमंद बिल्कुल नहीं। वो सुलझा हुआ मलबा आराई मर्द है। एक एक खूबियाँ जोड़ों से निकालते हुए वो गनवाने लगी। मैं इससे सिर्फ तुम्हारी वजह से मुलाकात कर रहा हूँ। हालांकि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। वो ये बात पहले भी कह चुके थे, मगर अशना मुतमईन थी। शादी तो इसी से होनी थी, तो फिर परेशानी किस बात की? इसने उठते हुए मिरवीस को कॉल मिलाई। हेलो। मोबाइल पर आती कॉल ने इसकी नींद में खलल पैदा किया। वो चंदियाई हुई आंखों से कॉलर का नाम पढ़ते हुए चौंक उठा। फ़ोन कान से लगाते हुए नींद भरी आवाज़ में आगाज़ किया। तुम सो रहे हो? अशना इसकी आवाज़ पर जी भर के चौंकी। दोपहर के 2 बज रहे और 2 घंटों में ही अब्बा के साथ इसकी मुलाकात तय पाई थी। हाँ, सब खैरियत है। वो उठकर बैठा और आवाज़ कदरे भारी थी। तुम भूल गए हो कि तुम्हें आज अब्बा से मिलने आना है। वो एकदम ही बरम हुई। मैं कह दे रही हूँ, अगर तुम मिलने नहीं आए तो मैं खुद शादी से इनकार कर दूंगी। इसे कहते साथ ही कॉल काट दी। इसे हैरत थी कि अब तक वो सो रहा था। चेहरा लाल भभू का हो गया तो दांत पीसते हुए कमरे में चली गई, जबकि दूसरी तरफ मिरवीस का दिल चाहा बेबसी से रो पड़े। अशना से शादी करने के लिए अब्बा जैसे इतने बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा, इसे अंदाज़ा अब हो रहा था। या अल्लाह मेरी इज्जत रख लेना। कहते साथ ही वो फर्श पर गिरा सामान उठाने बढ़ा।
उफ, इतना ज़्यादा रश था। इसे आटे की खा के थैले को कंस्तर में उल्टा। इसे याद नहीं था कि इससे पहले वो आखिरी बार घर की ग्रोसरी खुद कब लाया था। मैं सोच रही हूँ आज गोश्त का सालन बना लूँ। वो पतीली में पानी भर रही थी। गोश्त? वो चौंका फिर परेशानी खुजाते रह गया। मैं वो नहीं लाया। इन 2-3 दिनों में इतना ज़्यादा खर्चा हो गया है, घर का फर्नीचर, ग्रोसरी। अब लगता है ये पैसे ज़्यादा दिन नहीं चल सकेंगे। उम्मीद है मुझे जल्द ही नौकरी मिल जाएगी। तुम फिक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता सब अपनी जगह पर आ जाएगा। वो गनाया को बहलाने लगा, जो इसे हैरत से नोट कर रही थी। भला इसे गनाया को बहलाने की ज़रूरत कब से पेश आने लगी? क्या वो हालात को नहीं जानती थी, या साविस का मुश्किल वक्त में हाथ छोड़ देने का इरादा रखती थी? आप इतनी वजाहतें क्यों दे रहे हो? मैंने बस यूं ही कह दिया। वैसे मैं गोश्त के नाम बिना भी काम चला सकती हूँ, दाल बनाकर, मगर आप नहीं। वह हंसते हुए बोली तो साविस ने आईब्रो उचकाई। तुम्हें लगता है मैं सादा खाना नहीं खा सकता? गोया एक चैलेंज था। गनाया ने हंसते हुए कंधे उचकाए। मुझे लगता है, चलो देखते हैं। मैं साबित करके दिखाऊंगा कि साविस खानजादा कोई नवाब का बच्चा नहीं जो किसी भी माहौल में एडजस्ट नहीं हो सकता। बाजू के उभरे मसल्स पर हाथ फेरता हुआ वो इसकी आंखों में दिखने लगा। ठीक है, फिर मैं दाल ही बना लेती हूँ। शाम में सब्जियाँ ले आइएगा ताकि रात में कोई सब्जी बना लूँ। तुम मुझे लिस्ट बना कर दे दो। मुझे लगता है मैं अब भी कई चीज़ें भूल कर आया हूँ। इतने भारी थैले घर तक उठाकर इसका कंधा दर्द कर रहा था। अपने कंधे पर जोर डालता हुआ वो बाहर की जानिब बढ़ने लगा। सावेज, अब कितना कैश रहता है आपके पास? वो जानती थी कि ग्रोसरी कितनी ज़्यादा महंगी आई होगी, और सावेज के पास ज़्यादा कैश नहीं था कि ग्रोसरी के बाद ज़्यादा कुछ बचता है। अभी काफ़ी है और आगे के अखराजात भी पूरे हो जाएंगे, अल्लाह मालिक है। इसे देखे बिना ही वो मुतमईन लहजे में जल्दी से कहता अंदर बढ़ गया। गनाया काफ़ी देर उसी रुख पर खड़ी जगह को देख रही थी जहाँ से साविस गुजरा था। इन 2-3 दिनों में साविस ने इसे एक बार भी नहीं बताया था कि इन खर्चों में कितना पैसा खर्च हुआ और अब कितने बाकी हैं, बाकी भी है कि नहीं। मिर्विस की आती कॉल पर इसने घर का दरवाज़ा खोला। गाड़ी से टेक लगाए खड़े मिर्विस ने दोनों बंदे हाथ खोले और सांस खारिज करते हुए इसकी जानिब बढ़ने लगा। मुझे लगा था दरवाज़ा अंकल खोलने वाले हैं। लबों पर शरीफ मुस्कुराहट उभरी। वो तुमसे मुलाकात कर रहे हैं, इतना ही काफ़ी है। इनकी ज़्यादा मोहब्बत से सह नहीं पाओगे, ज़ोमाइनी लहजे में कहती वो इसको पीछे आने का इशारा देने लगी। इनसे कहो मिर्विस को मोहब्बत की आदत नहीं। बरहम होते हुए उसने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई कि कहीं अब्बा ना खड़े मिल जाए, इसीलिए तीश में बैठे हैं। इसे गहरी सांस अंदर खींची। मिर्विस चौंका, जबकि अशना इसका चेहरा देखती हुई पीछे बैठने का इशारा करने लगी। मजाक कर सकता हूँ। वो मजीद घबरा गया। अशना ने आईब्रो उचकाकर उसे कुछ चौंकते हुए देखा। मजाक क्यों? इनका मूड अच्छा करने के लिए। कंधे उचकाए। इन 5 सालों की कहानी सुना देना, ये सब इनके लिए मजाक ही होगा, और शायद वो हंस भी जाए। वो मजीद दरमियान में रखती हुई तंजिया लहजे में बोली। मिर्वीस का चेहरा सुर्ख हुआ। वो मेरी मोहब्बत थी, मगर इनके लिए मजाक। तुम मेरा दिल दुखा रही हो। इसे अब वाकई बुरा लगने लगा। मैं दिल नहीं दुखा रही, बल्कि सच कह रही हूँ। वो कभी इस बात को नहीं मानेंगे कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। इन्हें लगता है तुम मेरी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो। इसलिए खुदारा कोई ऐसी बात नहीं करना। मैंने उन्हें यही कहा है कि वो जल्दी शादी की ख्वाहिश रखता है, क्योंकि इसकी अम्मा का बहुत ज़ोर है। उसे समझाते हुए वो बाहर निकलने लगी। जब अब्बा कमरे में दाखिल हुए, मिर्वी सदब से खड़ा हो चुका था। अलबत्ता वो दुआ करती हुई बाहर निकल गई। अम्मा चादर लपेटते हुए स्कार्फ बांध रही थी। जब इसने हैरत से इन्हें देखा, आप कहाँ जा रही है? तुम्हारा ये मसला तो चलता ही रहेगा। सोचा ज़रा गनाया से मिला। इसका नया घर भी नहीं देखा। अपना पर्स उठाती हुई वो एक आखिरी बार खुद को आईने में दिखने लगी। मगर मिर्वीस अब्बा से गुफ्तगू कर रहा है, कहीं अब्बा किसी बात पर तीश में ना जाए। मैं कैसे संभालूंगी? वो शिश्तर रह गई। समझा दिया है मैंने तुम्हारे अब्बा को, वो गुस्सा नहीं करेंगे, और अगर मामला बिगड़ने लगे तो गनाया के नंबर पर कॉल कर देना। इसका घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, मैं जल्दी आ जाऊँगी। कहते साथ ही वो कमरे से बाहर निकल गई, जबकि वो थक कर वहीं बिस्तर पर गिर गई। न जाने मुलाकात कैसी जारी होगी। क्या करते हो तुम? इनकी शख्सियत पर रौब वाज़े हुआ। एक बड़ी कंपनी में मैनेजर हूँ। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ता हुआ वो बज़ाहिर खुद नॉर्मल लहजे में बोला। और घर में कौन कौन है? माँ बाप और बहन भाई। वो सब जानते थे, मगर फिर भी पूछ रहे थे। ऑफिस घर से काफ़ी दूर था, इसीलिए मैं अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। घर में एक छोटी बहन है और एक अम्मा है। अब्बा का काफ़ी सालों पहले इंतकाल हो गया था, अल्लाह मगफिरत फरमाए। यानी घर तुम चलाते हो? वही चढ़ी हुई भौवें। जी, अपनी अम्मा का फ़िलहाल सिर्फ मैं ही सहारा हूँ। वह बेहद संजीदा था। अशना तुमसे शादी करना चाहती है, हालांकि मैं। वो कहते कहते रुक से गए। बाहर खड़ी अशना ने लब भींच ली। मैं जानता हूँ आप ऐसा नहीं चाहते। इसे मजबूत निगाह इन पर डाली।
जब भूख भड़की हुई तो दाल भी मज़ा देती है। पहला लुक़मा लेने के बाद ही साविस को एहसास हुआ, गनाया ठीक कहती थी। वो खाने में दाल नहीं खा सकता था। खानज़ादा वाला याद आया तो इसने सोचकर झटका और खाने में मसरूफ़ हो गया। कैसी बनी है? भूख और थकन बहुत है, अलबत्ता दाल बहुत मज़ेदार है। मुस्कुराते हुए इसने गनाया का दिल मुतमईन किया। वो जैसे अपने बिस्तर के सिवा किसी और जगह बहुत मुश्किल से नींद आती थी। वो गुज़श्ता रात बड़ी देर तक इस बिस्तर पर सोया था। तौर तरीके बदल रहे थे। मैं सो जाऊंगा, उम्मीद है इसके बाद कोई दरवाज़ा नहीं बटेगा। आंखें नींद से बोझल थी। गनाया ने इस बात में सर हिलाया, झूठे बर्तन उठाए। अब आप शावर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा से सो सकेंगे। सारी रात गर्मी में करवटें बदलते रहे। तुम्हें गर्मी नहीं लगती? इसे याद था वो कैसे परसुकून सो रही थी। मुझे आदत है साविस, मैं हर हाल माहौल में एडजस्ट हो जाती हूँ। मुस्कुराते कहते हुए वो किचन में चली गई और साविस शावर लेने। मेरा कुछ भी कहना फजूली है, ये लड़की मेरी नहीं सुनती, और क्योंकि इसे शादी ही तुमसे करनी है तो ये पूछताछ मुलाकात कोई फ़ायदा नहीं। अबरार उठ खड़े हुए। मिरविस खामोशी रहा। अशना खुद पर जब्त किए खड़ी थी। ये मुलाकात खुशगवार तो नहीं थी। मिरविस इनकी बात को फरामोश करके एक जुमले पर दिल में मुस्कुरा दिया, इसे शादी ही तुमसे करनी है। इनके बाहर जाने पर अशना अंदर दाखिल हुई। गुफ्तगू कैसी रही? इसने चुपते हुए पूछा। मिरविस इसका चेहरा देखते हंस पड़ा। बहुत खुश है अंकल, कह रहे हैं कल ही दुल्हन आज ही निकाह करके ले जाओ। इतना खुश मैंने कभी किसी को नहीं देखा। इसकी बात पर अशना ने इसे खफा खफा से अंदाज में घूरा। अब्बा के बारे में ऐसा मत कहो, मैंने कुछ कहा ही कब है। चलो खैर, मुझे कौन सा तुम्हारे खानदान वालों से शादी करनी है। एक बार शादी हो जाए बाखुदा सारे मसले सुलझ जाएंगे। वो उठकर उसके पीछे निकलने लगा। यहाँ अगर मेरे अब्बा खुश नहीं है तो वहाँ तुम्हारी अम्मा भी उस शादी के लिए दिल से राजी नहीं। हम दोनों ही एक कश्ती के मुसाफिर हैं। अम्मा के जिक्र पर मिरविस ने गहरी सांस खारिज की। मैं अम्मा को जल्द लाने की कोशिश करूंगा। अभी घर जा रहा हूँ ताकि बात कर सकूं। तुम अपनी अम्मी को बता देना। आशी इसकी आंखों में देखता हुआ वो ठहरे हुए लहजे में बोला। वो चाहता था अम्मा की मुलाकात अबरार साहब के बजाय अफत से हो। अशना ने इस बात में सर हिलाकर उसे मुतमईन किया। साविस परेशान है। चाय की धीरे से घूंट भरते हुए अम्मा की फिक्रमंदी से गोया हुई। वो बहुत परेशान है। इन्हें लगता है अपनी परेशानियां मुझसे छुपाएंगे और मैं उन्हें जान नहीं पाऊंगी। तो ऐसा मुमकिन नहीं है ना अम्मी। मैं जानती हूँ इन्हें फिक्र है। अगर जॉब मिलने से कबल बचे कुचे पैसे भी ख़त्म हो गए तो इसे खुशी थी कि आफत मिलने पर आज चली आई। उस बहाने शायद वो अपनी तकलीफ़ इन्हें सुनाकर कुछ कम कर सकें। अल्लाह सब बेहतर करेगा। उसे शायद ये माहौल तंग करे, मगर तुम मजबूत रहना। वो इन सब का आदी नहीं, इसीलिए जल्द थकने लगेगा। साविस परेशान है मगर कमज़ोर नहीं। वो जानते हैं हालात को कैसे संभालना है। इनकी जेब में मौजूद पैसे ज़्यादा नहीं, मगर जब भी उनसे पूछती हूँ कि घर के खर्चे के लिए कितने पैसे रहते हैं तो वो मुझसे ये कहकर के अल्लाह मालिक है मुतमईन कर देते हैं। वो जानते हैं अपनी औरत को संभालना, और ये भी जानते हैं अगर उन्होंने मुझे बता दिया तो वो परेशान हो जाऊँगी मैं। और साविस ऐसा नहीं चाहते। मर्द को अल्लाह ने कितना मजबूत बनाया है ये मुझे इन चंद दिनों में मालूम हुआ। मजबूत फैसले जिनमें दरार की उम्मीद नहीं थी। चाय का कप खाली हो चुका था, मगर इसका दिल साविस की ढेरों मोहब्बत से लबालब भरा हुआ था। आफत ने बहुत मोहब्बत से बेटी को देखा। तुम्हें याद है जब तुम 12 साल की थी और अबरार की नौकरी छूट गई थी? हमने वो वक्त कितना मुश्किल से गुजारा था कि जब तुम्हारा बाप 1 साल के लिए बेरोज़गार हो गया था। लेकिन इस वक्त भी अल्लाह ने हमें अच्छे से अच्छा खिलाया और अच्छे से अच्छा पहनाया। पालने वाली ज़ात अल्लाह की, इंसान तो बस एक ज़रिया ही होते हैं। तुम्हें इस वक्त अल्लाह को मजबूती से थाम लेना चाहिए। मोहब्बत से उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए वो समझाने लगी। जी अम्मी, मैं इस बार कुछ रकम साथ लाई हूँ ताकि तुम्हें दे सकूँ। इस बात पर गनाया ने तेज़ी से सर उठाया। नहीं अम्मी, साविस को अच्छा नहीं लगेगा। वो कभी किसी से अपनी ज़रूरत के लिए पैसे नहीं मांगेगी। इसको फ़क्र था कि साविस एक खुददार मर्द है। कम से कम एक ऐसे मर्द से लाख दर्जा बेहतर जो दूसरों की कमाई पर ज़िंदगी बसर करते हैं। आफत ने पर्स से एक सफ़ेद लिफाफा निकाला। गनाया की सांसें अटकने लगी। साविस को कहने की ज़रूरत ही नहीं, मैं तुम्हारे हाथ में रख देती हूँ। इसे मत कह बताना कि पैसे कहाँ से आए, अपनी तरफ से दे देना। वो कोई ज़्यादा मोटा लिफाफा नहीं था, मगर एक अच्छी रकम थी। मैं शर्मिंदगी से मर जाऊंगी अगर इन्हें पता चल गया कि ये पैसे मेरे नहीं। इसका दिल घुटने लगा। दिल अजीब सा हो रहा था। तू क्या चाहती है कि वो पैसों के मामले परेशान रहे? चाहो तो ये रकम मुझे बाद में लौटा देना, मगर अभी रख लो अपनी माँ की खातिर। इसका हाथ सहलाती हुई वो इसे समझाने लगी। एक फिक्रमंदी थी, एहसास था बेटी को तन्हा नहीं छोड़ सकती थी। गनाया को लगा वो इस बेबसी पर रो देगी। ये ना थी कि उसकी किस्मत।
आज तो ये वीकेंड भी नहीं है और तुम मिलने भी आ गए। बातें खुली खुली थी। अम्मा से ज़रूरी बात करनी है। वो जूते उतार रहा था। अम्मा कमरे में आती ही होगी। भाई के आगे ठंडे पानी का ग्लास रखते हुए वो बराबर में बैठ गई। मैं कमरे में चला जाता हूँ, तुम पीछे मत आना, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसे आंखें दिखाते हुए वो अंदर बढ़ गया, जबकि रोमा ने उसके जाने पर मुंह बना दिया था। अम्मा चप्पल पैर में पहन कर बाहर आ रही थी जब मिर्वीस अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? इनकी नाराज़गी जहन में रखता हुआ वो बिस्तर पर बैठा। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने इसके सवाल का जवाब ना देते हुए बेरुखी से देखा। कैसी है? वो फिर से बोला। कोट पैंट में मलबूस बाल सलीके से बनाए हुए वो निकरा निकरा महसूस होता हुआ था। क्यों पूछ रहे हो? भौं चढ़ गई। मिर्वीस को शर्मिंदगी महसूस हुई। आप अम्मा है मेरी और मुझे फिक्र है। तुम्हें फिक्र है? फिक्र तो होती तो इस लड़की का नाम लेकर मेरा दिल खराब ना करते। मुंह फेर कर वो बिस्तर के दूसरी तरफ बैठ गई। शादी तो करनी ही है तो फिर आशी क्यों नहीं? वो इस मौजू पर फिर दोबारा बात नहीं करना चाहता था। मुझे लगा तुम मेरी पसंद को तस्लीम करके राइमा के लिए हामी भरोगे। भांजी की मोहब्बत ज़्यादा हावी थी। नहीं करनी आपकी भांजी से शादी। आप ही ने तो कहा था अगर मैं अपनी मनपसंद लड़की का नाम बताऊंगा तो आप मान जाएगी। 6-7 साल से इसकी मोहब्बत मुझ पर हावी है, मगर आप पर तो आपकी भांजी की मोहब्बत ज़्यादा मायने रखती है। वो गुस्सा नहीं कर रहा था, माथे पर बल नमूदार हो गए। बस अपनी भड़ास निकालते हुए खुद को मुतमईन बकश रहा था। कौन है वो लड़की? एक अलग घर में रहती है। भला कौन माँ बाप तस्लीम करते हैं इनकी बेटी दूसरे घर में तन्हा रहे? यकीनन ज़बान की तेज़ होगी। उम्र भी इतनी बड़ी है, फिर कैसे खुश हो जाऊँ? ये सब वो बातें थी जो अम्मा को ये रिश्ता नाम मानने पर मजबूर करती थी। उम्र में बड़ी? वो चौंका। ये इनका नया जुमला था। आपका बेटा भी कोई 22-24 साल का नहीं है अम्मा, 29 का हूँ और वो मुझसे भी 1 साल छोटी है। फिर कैसे बड़ी हो सकती है? देख बेटा, तू नहीं समझता, ये 28 साल की लड़की की कोई छोटी नहीं होती। राइमा 20 साल की है, मासूम सी भोली भाली। जो तू कहेगा वो करेगी, खामोशी से सारी बात मानेगी। भला ये पता 28 साल की लड़की में कौन सी मासूमियत? तेरी बात मानने के बजाय तुझसे उल्टा झगड़ेगी। मोहब्बत से समझाते हुए वो बहुत आराम से अल्फाजों का इस्तेमाल कर रही थी। मिर्वीस का चेहरा गुस्से से लाल भभूका हो चुका था। बस करे अम्मा, 29 साल का मर्द 20 साल की लड़की लाए क्योंकि वो इसके रंग में रंग सकती है। मेरी ज़िंदगी को आशी की ज़रूरत है। ये सब 5 साल पहले भी मुमकिन नहीं था और अब भी नहीं। वो उठ खड़ा हुआ। प्लीज़ अम्मा, सारी ज़िंदगी आपका हुक्म माना है, मगर ये शादी का इख्तियार सिर्फ मेरे पास रहने दे। मैं चाहता हूँ आप अशना की अम्मी से मुलाकात करें। और 2 दिनों में इस बार इसके चेहरे पर अपनी फैसले की पुख्ती थी। अम्मा इसका चेहरा तकती रह गई। राइमा का चेहरा जहन में घूमने लगा तो इन्हें महसूस हुआ इनकी भांजी के साथ जुल्म है। बज़ाहिर इसकी बात मानते हुए वो न जाने क्या सोच रही थी। मिर्वीस मुतमईन था और अशना भी कि शायद अब बात करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। रोमा खुश थी और अम्मा के साथ आशी के घर जाने पर बजित। 2 दिन बाद मिर्वीस अम्मा को आशी के घर छोड़कर रोमा के साथ किसी रेस्टोरेंट चला आया। इसी बहाने के लिए यही तरीका था। दिमाग तो तब सुना हुआ जब आशी की कॉल आई। उसने अम्मा की नई डिमांड सुनाई। ऐसे कैसे हो सकता है? वो बौखला गया। मैं क्या जानूँ, आंटी ने अम्मी से कह दिया है अगर शादी होगी तो आने वाले इतवार को। ये बात यकीनन उन्होंने इसलिए कही है ताकि हम लोग इनकी बात मानकर रिश्ते से इनकार कर दें। तुम मुझे बताओ कि ये क्या हो रहा है मिर्वीस? अम्मी एकदम ही परेशान हो गई है कि ये सब इतनी जल्दी कैसे होगा। अशना बेहद संजीदगी से उल्टा से पूछने लगी। मैं बाखुदा इन बातों से वाकिफ़ ही नहीं था। मुझे तो इल्म भी नहीं कि अम्मा ने ये सब क्यों कहा, मगर इतना जान गया हूँ कि ये इनका हतमी फैसला है। पेशानी पर बल नमूदार हो गए। इन 6 दिनों में ये सब कैसे होगा? वो आंखें फाड़ते हुए बोली। अभी तो अब्बा की भी नहीं बताया और शादी की तैयारी ये सब। ये याद रखना, मैं सादे से जोड़े में तुम्हारे साथ निकाह नहीं पढ़ूंगी। इसके भी कुछ ख्वाब थे जिन्हें यूं रोनता हुआ वो देख नहीं सकती थी। शादी हो रही है, इतना काफ़ी नहीं? मिर्वीस ने लब भींची। मेरे लिए काफ़ी नहीं। घर में 4 लोगों की मौजूदगी में निकाह नहीं जाती मैं। इसका ये भी आखिरी फैसला था। तुम लोग ऐसा करो, मिर्वीस को कच्चा चबा जाओ। वो झुंझलाया ही तो गया। मैं वाकई तुम्हें चबा जाऊंगी अगर तुमने मेरे अरमानों को आग लगाने की कोशिश की। कॉल काट चुकी थी और मेज़ पर मुक्का मारकर अपने गुस्से का इजहार कर चुका था। मुकाबिल बेटी पास्ते पर हाथ साफ करती रोमा ने इसको मुस्कुरा कर देखा। ये पास्ता खाओ मीर, दुनिया वैसे भी फ़ानी है। इसकी जानी प्लेट सरकाते हुए वो एक अंदाज में बोली और मिर्वीस अपने होठ मजीद सुकेड़ न सका। लबों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट फैल गई। अम्मा ने कह दिया है अगर शादी होगी तो आने वाले इतवार को। मैं जानता हूँ वो खफा है क्योंकि मैं इनकी भांजी से शादी करने को इनकार कर दिया। साविस के घर के सबसे छोटे कमरे के फर्श पर तकिया लगा कर लेटा मिर्वीस अपने दिल का बोझ उतारने लगा। और एक यही तरीका है गनाया के घर वाली इतनी जल्दी शादी से इनकार कर दिए। साविस का कहका जोरदार था। मिर्वीस ने सांस खारिज की। इसे अम्मा को समझाने की कोशिश की थी मगर ये इनका आखिरी फैसला था। हाँ शायद उन्होंने इसीलिए ही जान कर सब किया है। टांग पर टांग जमा कर लेटे हुए मिर्वीस ने निगाह छत पर टिकाई।
तो क्या अशना इन सब से राज़ी हो गई? इसके हाथ में चनों का थैली मौजूद थी जिसे इसने अब मिर्विस को थमाया था। अम्मा ने एक मुश्किल खड़ी कर दी है। इतने से दिनों में क्या ही इंतज़ाम हो पाएंगे? एक दिन तो मज़ीद बीत गया, अब सिर्फ 5 दिन रहते हैं। सावेज, मेरा दिमाग उबल रहा है। तुम सिर्फ कुछ बातें खुद पर हावी कर रहे हो, हालांकि ये सब इतना मुश्किल नहीं। अच्छा सा हॉल बुक कराओ और तैयारी शुरू करो। इससे कबल अबरार साहब को शादी से इनकार करने का मौका मिले। इंतजामात मुकम्मल करो। ये कहते साथ वो फर्श से उठकर खड़ा हुआ और वो अब मिर्विस को हाथ देकर उठाने की कोशिश करने लगा। एक दफ़ा शादी हो जाए तो सारे मसले ख़त्म हो जाए। इसका हाथ पकड़ते हुए वो उठ खड़ा हुआ। सब ठीक हो जाएगा ना? वह अपने यार को उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था, जैसे वो उसे तसल्ली देगा। सावेज के लबों पर गहरी मुस्कुराहट उभरी। तुम कर सकते हो। एक यही उम्मीद, एक यही तसल्ली जो मिर्विस के दिल को इत्मीनान भर गई। कराची वालों से कहो मीर आया है। कान पर मोबाइल टिका था, जबकि दूसरी जानिब इसकी बात सुनता वो हंसता चला गया था। मीर मैं हूँ, यानी मिर्विस। भला कोई और मिर्विस हो सकता था? ओ नहीं। ये सुनते ही इसने बेचारगी से एयरपोर्ट पर निगाह दौड़ाई। तो फिर कराची वालों से कहो वहाज आया है। लबों पर मुस्कुराहट उभरी। हाँ आ जा, मैकडॉनल्ड्स में बैठते हैं हम, वहाँ आ जा। मिर्विस की आवाज़ पर वो साकित रह गया। तुम लोग मुझे एक पिक करने एयरपोर्ट के अंदर नहीं आए? भला ये क्या बात हुई? क्यों, तू बीवी है हमारी? वैसे भी मैं अभी कुंवारा हूँ। यहीं पर है मैकडॉनल्ड्स, मैं और साविस इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा। इसका कहना था। मीर वहाज ने जेरे लब दोनों को गाली दी थी। उल्लू के पट्टे। जेब में मोबाइल रखता हुआ वो खुद ही अपना सूटकेस खींचता हुआ बाहर की जानिब बढ़ गया। मिर्विस भाई ने सब कुछ इंतज़ाम कर दिया है, तुम परेशान मत हो आशी। इसे समझाते हुए तकरीबन आधा घंटा बीत गया। मेरा इस मौजू पर परेशान होना फितरी, जानती हो ना। ये पूरा हफ्ता मैंने अम्मा के कहने पर मिर्विस से ज़रा बात नहीं की। वो परेशानी में उंगलियां मरोड़ रही थी और गनाया उसे देखकर सोचने लगी कि उंगली मरोड़ने वाली वो अकेली नहीं। अम्मा की बात ठीक है, अब शादी करीब है, इसलिए बात करने से मना कर दिया। अच्छा बहरहाल तुम्हें साविस से मालूम पड़ा होगा कि मिर्विस ने कितनी और क्या तैयारी कर ली। इसके करीब होते हुए वो बेहद फिक्रमंदी से पूछ रही थी। सारे इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं आशी, तुम फिक्र ही क्यों करती हो? इन चंद दिनों में साविस ने भी इनकी बराबर मदद की है। अब तो जमाई लेना बाकी थी। मेरा दिल चाह रहा है मैं उसे कॉल करूं। उदास नजरें उनकी याद आ रही है। गनाया ने उसके जुमले का फ़ायदा उठाना चाहा। खाक उसकी याद आएगी? मुझे परेशानी है कि कहीं वो मेरी उम्मीदों पर पानी ना फेर दे। दुआ है कि शादी का इवेंट अच्छा और बेहतरीन हो जाए। मिर्विस भाई की अम्मी का अब भी कोई मसला नहीं। अल्लाह जाने इन चंद दिनों में वो सिर्फ 2 दफ़ा आई थी। मैंने भी मिर्विस से कहा कुछ नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो पहले ही अपनी माँ की वजह से परेशान है। शादी के कुछ वक्त बाद वो भी ठीक हो जाएगी। हाँ जाने मुझे सावेस कब तक लेने आएंगे। इनका पुराना दोस्त आ रहा है तो भाई और सावेस दोनों ही एयरपोर्ट गए हैं। इसे नींद आ रही थी, मगर वो सोच कर नहीं सोना चाहती थी कि ऐसा ना हो कि सावेस आ जाए और इसकी नींद में खलल पैदा हो। आशी अपने मोबाइल पर बैंक का अकाउंट का बैलेंस देखने लगी, जो अब ज़्यादा नहीं बचा था। शादी के जोड़ों और ज्वेलरी जैसे सामान ने इसके काफ़ी पैसे खर्च कर दिए थे। कैसे खबीस लोग हो, मुझे लगा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। संजीदगी से कहता हुआ वो अपना सूटकेस खड़ा करने लगा। इंतज़ार ही कर रहे थे। मीर ने बर्गर का लुकमा लिया ताकि तुम बिल भर सको। साविस कोल्ड ड्रिंक की चुस्की लेते हुए खिड़की से बाहर देखने लगा। मुझे लगा था इतने सालों बाद तुम लोगों की कमीनगी में थोड़ा फ़र्क आ गया होगा, मगर ये तो बढ़ रही है। अफसोस से कहते हुए इसने वॉलेट से पैसे निकाले। इन 4 सालों में बहुत बदल गए हो, अच्छे लग रहे हो। मबहम से मुस्कुराते हुए सावेस ने इसे बगौर देखा। हल्की हल्की मूछें जो चेहरे को परवकार बनाई थी, लंबा चौड़ा वजाहत से भरपूर, वो एक आइडियल मर्द था। उस्ताद साहब कैसी चल रही है पढ़ाई? मिर्विस ने इसकी आंखों में झांका। कॉल मी प्रोफेसर। इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होना आसान बात नहीं। लबों पर मुस्कुराहट उभरी तो मिर्विस नफ़ी में सर हिलाते रह गया, जबकि साविस का कहका गूंजा था। तुम अपने घर कब जाओगे? मिर्विस की शादी अटेंड करके कुछ वक्त यहीं ठहरूंगा, फिर लाहौर अपनी अब्बू से मुलाकात के लिए चला जाऊंगा। इस बार वेकेशन थोड़ी ज़्यादा है तो बस इस वक्त को मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। वो खुश था और खुशी मालूम हो रहा था। और तुम्हारा भाई कैसा है? अम्मी ने बताया कि वो बहुत याद करता है। छोटे बहन भाई आपको अपने ही बच्चे क्यों लगते हैं? इसकी बात मिर्विस ने दिल में महसूस की थी। रोमा का ख्याल हमेशा की तरह आ गया था। मुझे अपनी जिगर का टुकड़ा याद आ गया। वह हंस पड़ा, जिस पर सावेस भी मबहम सा मुस्कुराया। सुना है तुम बेघर हो? अब इसका इशारा सावेस की जानिब था। सावेस जोर से हंस दिया। घर अब भी है, मगर किराए का। आज इंटरव्यू देकर आया हूँ, उम्मीद है बात बन जाएगी। तो फिर मैं आज रात किसी के साथ घर ठहरने वाला हूँ, चाहो तो मेरे अपार्टमेंट में रह सकते हो। मिर्विस का मशवरा बुरा नहीं था। वह हामी भराता हुआ उसकी कोल्ड ड्रिंक अपनी तरफ करने लगा।
मैं ये क्यों सब साबित नहीं कर पा रहा। आँख से आंसू लुढ़कते हुए रुखसार पर बहने लगे। सब ठीक हो जाएगा वजाहत। इसके हाथ की पुष्ट सहलाते हुए वो पर उम्मीद लहजे में बोली, मैंने कहा था सावेज बेकसूर है। तुम्हारी वो हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। खफा खफा सा लहजा। न जाने क्यों मगर वजाहत की सांसें अटकने लगी, पर वो परीजे का चेहरा तकते हुए निढाल होने लगा। पछतावे का एहसास बहुत देर से ही सही मगर इसकी आंख में नजर आ रहा था। क्या वाकई ये सब एक झूठ था, नजरों का धोखा था? वो शख्स सावेज नहीं था। कैसे मान ले ये सब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सेरी से टेक लगाते हुए इसने हाथ खुली आंखों से उसकी जानिब देखा। तुमने इंतकाम की आग में अपने दोस्त खोरे दिए। मिरविस कैसे सावेज की तरफदारी करता है? इतने सारे लोग एक वक्त में झूठ नहीं कह सकते वजाहत। तुम अब इसकी बीवी का इस्तेमाल नहीं करोगे। छोड़ दो इनकी जान, बख्श दो इन्हें। इसके हल्के शेव पर हाथ फेरते हुए वो नम आंखों से उसे देखते हुए बोली, मेरा दिल डूब रहा है परी। जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हो रही है। हाथ लजर रहा था। परीजे ने उसे वहीं लिटा दिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, यहीं करीब, तुम्हारी सिरहानी। धीरे से उसके बालों पर हाथ फेरते हुए वो इसको सुकून पहुंचाने लगी। वजाहत की वहशत कम हो रही थी। एक हाथ में परीजे का हाथ था। तुम क्या हो मेरे लिए जानती हो ना? जरा सी आंखें खोल कर वो गंभीर लहजे में बोला, मैं जानती हूँ। आवाज़ धीमी थी, नाजुक सी, कानों में रस घोलने लगी। पर हर मर्ज की दवा हो, हर जख्म का मरहम हो। तुम मेरी परीजे हो। नींद हावी हो रही थी, मैं ये भी जानती हूँ। आंखें नम होने लगी थी। इसकी ये हालत देखना तकलीफ था। मुझे कायना याद आ रही है। आंखें मूंदी जा चुकी थी। अल्फाज बमुश्किल अदा हुए। ये वो लम्हा था कि परीजे उसे दिलासा भी ना दे सकी। इसे किसने कत्ल किया परी? इसे किसने मुझसे दूर कर दिया? आंख से एक आंसू निकला और रुखसार गिला कर गया। तकलीफ से कराहते हुए उसने परीजे के हाथ पर अपनी मजबूत गिरफ्त की। लफ्ज जैसे खो गए। वो चाह कर भी ना कह पाई। तब तक हाथ की पुष्ट मोहब्बत से सहलाई, जब तक इसे वजाहत का गहरी नींद में जाने का इल्म ना हो गया। हल्की हल्की बारिश मौसम को जहाँ खुशगवार बना रही थी वहीं ठंड में इजाफा कर गई। साविस के आगे चाय रखते हुए वो इसके बराबर बैठ गई। इंटरव्यू कैसा हुआ था? आपने ज़्यादा कुछ बताया नहीं। भाप उड़ाती चाय जिस्म में गर्माहट घोलने लगी। हाँ, अच्छा हो गया। उम्मीद यही है कि अच्छा जवाब मिल जाए। दोनों हाथों से चाय का कप थाम कर वो हाथों को सेकने लग गया। मोटी भूरी जैकेट इसको सर्दी से महफूज करने के लिए काफ़ी थी। ऐसा ही होगा, दिल में दुआ करती हुई वह हमसे लहजे में बोली, आपके दोस्त कैसे हैं? सर इसके कंधे से अटका कर वो अपनी शॉल दुरुस्त करने लगी। वो इसे नहीं देख रहा था। खिड़की से बाहर दूर इस चांद को देखते हुए इसकी आंखें साकित थी। ठीक है, मिरवीस के घर एक रात ठहरा है। सियाह आसमान पर सिर्फ एक ही चांद था जो खुद को तन्हा महसूस कर रहा था, मगर इस तन्हाई में भी रोशन था। जाने इसमें ऐसी क्या बात थी कि साविस निगाह ना हटा सका। एकदम ही इसने गनाया का हाथ थामा। ठंड से बर्फ होता हाथ साविस को जी भर कर चौंका गया। तुम्हें ठंड लग रही है? नहीं, मैं ठीक हूँ, मुस्कुराता हुआ मुतमईन लहजा। तुम्हारे पास कोई जैकेट नहीं, स्वेटर? उसकी आंखों में चांद का अक्स नमूदार हुआ। वो बिना पल के झपके इसकी भूरी आंखों में दिख रहा था, जो अब हर दम यूँ मुस्कुराती रहती थी। जब मैं आपके साथ रुखसत हुई थी तो सर्दियों की शुरुआत नहीं हुई थी, इसीलिए मेरे बैग में एक भी स्वेटर नहीं। मबहम से मुस्कुराते हुए वो इसके हाथ पर अपनी उंगली फेरने लगी। मगर अब भी जब मैं घर जाऊंगी तो अपना स्वेटर ले आऊंगी। साविस कुछ कह भी ना सका। आंखें एकटक इसका चेहरा देखने लगी या इसका जब्त। क्या लड़की थी वो! हर हालत में, किसी भी हालत में जी लेती थी। इसका हाथ छोड़ते हुए वो उठकर अंदर बढ़ा। गनाया ने हैरानी से पलटकर उसे देखा। मैं भी आऊँ? जब तक इसने सवाल किया साविस बाहर ही आ गया। नहीं, हाथ में मोटी बड़ी जैकेट थी जो वो अपने हमरा बाहर लाया था। ये पहन लो, ठंड लग जाएगी। उसे खड़ा करते हुए वो मोहब्बत से बोला। शॉल उतार कर कन्हारे पर रखी और मोटी बड़ी जैकेट पहनाने लगा। मगर ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। आस्तीन कदरे लंबे थे जिससे साबित हुआ कि ये साविस की जैकेट है। मगर तुम अच्छी लग रही हो। वह हंस पड़ा। जैकेट वाकई बहुत बड़ी थी कि गनाया इसके अंदर समा गई। आप बहुत लंबे हैं। वो भी हंस दी। और तुम बहुत छोटी, इतनी छोटी कि कोई तुम्हें जैकेट से पकड़ कर भी घसीट सकता है। नाक को छूते हुए वो दोबारा बैठ गया। तवज्जो एक बार फिर चांद ने अपनी जानिब कर ली। किसने कहा था मैं वो सिर्फ चांद देखने के लिए अपनी नींद बर्बाद नहीं कर सकता? जो मायनी लहजा। वो इसकी बात इस पर ही लौटा गई। वो कुछ ना समझते हुए इसका चेहरा तकने लगा। रात के 3 बज रहे। इसका इतना कहना ही काफ़ी था। साविस समझ गया। पेशानी खुजाते हुए वह हंस पड़ा। अब पता चला तुम चांद को इतने वसौक से क्यों देखा करती हो। यह हमारी तवज्जो अपनी जानिब खींचता है। अगर आप इसे देखें तो सारी खुशी और गम के लम्हे याद आ जाए। इसने ऐसी ज़िंदगी कभी नहीं सोची थी। वो खुद को गनाया के साथ इन हालात से लड़ता हुआ देखा नहीं चाहता था। शायद ये सब वाकई मुश्किल था। दुश्वारी महसूस करते हुए पेशानी पर पेशानी के बल नमूदार हुए। आप अपनी अम्मी को याद कर रहे हैं? कमर पर हाथ फेरते हुए इसे महसूस किया। हाँ शायद, पता नहीं। इसे अपने जज्बात को समझना है।
वो क्या चाहता है वो नहीं जान पा रहा था। बस एक हाथ में गनाया का हाथ सख्ती से भींचकर खुद से करीब कर लिया गया था। गनाया भी कुछ ना बोली। वो चांद देख रहा था और गनाया उसकी आंखों में चांद का अक्स। ये सब तुमने सजाया मीरू? इसकी आंखें खुशगवार हैरत से फैलने लगी, मुंह अध खुला ही रह गया। तुम्हें कैसा लगा? चेहरा खिला खिला था। आज का 2 दिन दूसरे दिन काफ़ी मुख्तलिफ था। मुस्कुराहट थी कि लबों से जुदा होने का नाम नहीं ले रही थी। बाकी इंतजामात पूरे हैं? अम्मा ने मजबूरन पूछा। लहजे में नाराज़गी थी। जी, वहाँ एक बार हॉल वालों से मिलाएगा। 7 बजे बारात हॉल में पहुंच जाएगी। बिस्तर फूलों से सजाया जा चुका है। मैं बस तैयारियां देखने आई हूँ, फिर चंद घंटों में घर चली जाऊंगी। सारा सामान वही है। बिस्तर पर सुर्ख रंग की चादर बिछी जा चुकी थी। मैं आपको घर से पिक कर लूँगा। इसने अंदर दाखिल होते हुए वहाज को देखकर अल्फाज अदा किए। और ड्राइव कौन करेगा? वहाज। एक बार फिर वहाज पर निगाह पड़ी। वहां जहाँ जी भर कर चौंका वही अम्मा मुतमईन हो गई। ये मुझे क्यों नहीं पता चला? वो खुद से कहे बिना ना रह सका। इससे पहले मिरवीज की अम्मा इसकी नज़र उस पर पड़ती वो जल्दी से बाहर हो लिया। अलबत्ता रोमा हर फूल को छू कर देख रही थी। इन फूलों में तो खुशबू ही नहीं है। रोमा की सारी खुशी ढहसी गई। मिरविस चौंक उठा और ये कमरा भी रात के बाद ही सब दिख रहा था, क्योंकि इसे सजाने वाला मिरविस खुद नहीं था। ये तूने किया है वजह? आंखें हैरत से फाड़ते हुए पूछा। मैंने पहले कहा था असली फूलों से मुझे एलर्जी है। वहाज ने उंगली उठाकर याद दिलाया। इसका मतलब ये नहीं था कि तुम नकली फूल लगा देते। आंखें फट कर बाहर आ गई थी। इसका मतलब और क्या हो सकता है? वैसे भी ये काम मैं अपनी मर्जी से नहीं किया। जब एक इंसान को ज़बरदस्ती कमरा सजाने का हुक्म देकर दरवाज़ा लॉक करके बाहर चले जाओगे तो क्या कोई काम दिल से करेगा? तेरे अपार्टमेंट में ठहरना ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती थी। साविस के पास ही रुक जाता। अपने कंधे से इसका हाथ हटाते हुए वो गेस्ट रूम की जानिब बढ़ने लगा, जबकि मिरविस इसकी बात पर ही ठहर गया था। हाँ तो क्या हुआ था कि अगर मिरविस ने सारा काम इस पर डाल दिया था, इसे अंदर भेजकर कमरा बंद कर दिया या ज़बरदस्ती उससे काम करवाया? या अल्लाह! वो गहरी सांस हवा में धकेलता रह गया। ये काम अशना की दी गई हिदायत के बिल्कुल बरक्स था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगी। लहजा खफा खफा सा था। पेशानी पर टिक्स लगाते हुए ब्यूटिशियन ने उसका चेहरा देखा। मैं कैसे आ सकती थी अशना? इनके कपड़े प्रेस करने हैं, और अगर मैं पार्लर ना जाती तो तैयार कैसे हो पाती? जानती हो ना कि मैं पार्लर से तैयार नहीं होने वाली। पीछे से आती दूसरी आवाज़ों से गनाया की मसरूफियत का इल्म हो चुका था। खर्चा मैं उठा ली थी गनाया, कम से कम आज तो नहीं। दिल दुखी हो गया। ब्यूटिशियन से मेकअप का? नहीं, सावेस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आशी। मैं इन्हें यह एहसास नहीं दिलाना चाहती कि वो मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहे। अम्मा के दिए हुए पैसे अब तक इसने छुपा कर रखे थे। सावेस के सामने या उसके पीछे भी वो पैसे निकालने की हिम्मत नहीं रख रही थी। तुम उदास मत हो, मिरविस भाई से बात हुई है। इसका मैसेज आया हुआ है, मगर मैंने अभी तक देखा नहीं। चलो मैं फ़ोन रखती हूँ, मेकअप हो रहा है। एक नज़र खुद को आईने में संवारता देखकर वो ज़ेरे लब मुस्कुराई। मोबाइल सामने रखकर इसने एक बार फिर खुद को तफसीली मुआयना किया। कितने साल ये कहने के बाद कि वो शादी नहीं करना चाहती, बिलाखिर वो शादी कर रही थी उस शख्स से जिसने उसे आखिरकार शादी के लिए मना ही लिया था। वो मर्द जिसकी निगाहों में सिर्फ अशना थी। भरी महफिल में उसे पहचान लेने वाला मर्द आज कानूनी तौर पर इसका होने वाला था। वो घबराने या खिलखिलाए। यह फैसला अचानक था जो इसने बिना कुछ सोचे समझे किया था, मगर इसे यकीन था कि यह फैसला उसकी ज़िंदगी का बेहतरीन फैसला है। एक ऐसा फैसला जिस पर वो कभी पछताने वाली नहीं थी। सारे इंतजामात कैसे हुए और कितने वक्त में इसे इल्म नहीं था। मिरविस का एक जुमला इसके दिल में ढेरों इत्मीनान फैला गया। मैं मौजूद हूँ आशी। हाँ, इसने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था और वो मुतमईन हो गई थी कि मिरविस सब संभाल लेगा। वो सारे इंतजामात देख लेगा। शादी के लिए भी हॉल का इंतज़ाम मिरविस ने ही संभाला था। रोमा खुश थी और हर बात पर खिलखिला रही थी। ये उसके मीरू का दिन था। अपनी पसंद का शरारा पहनकर वो मीरू का इंतज़ार कर रही थी ताकि उसे अपनी तैयारी दिखा सके। एक छोटा टीका जो अम्मा के मना करने के बावजूद भी पहना था। हाथों में चूड़ियाँ और कोहनियों तक मेहंदी। इसे याद था अम्मा ने इतनी ज़्यादा मेहंदी पर कितना डपटा था, मगर मीरू ने इन्हें ये कहकर लाजवाब कर दिया था कि उसे करने दे, वो जो चाहती है। मीरू तुम जल्दी आ जाओ, देखो मैं तैयार हो गई हूँ। हल्का फुल्का मेकअप और बाल खूबसूरती से बनाए गए थे। वो जानकर इसे पार्लर लेकर गया था ताकि इसकी ख्वाहिश के मुताबिक तैयार करवा सके। मैं बस आ गया हूँ रोमा। बंद कमरे से आती आवाज़ ने उसे कदरे मुतमईन किया तो वो मेज़ पर रखे टोकरे देखने लगी। वहाँ अपना सामान अपने ही घर रख कर आ चुका था। फैसले के मुताबिक शादी हॉल से वो सीधा अपने घर जाने वाला था। एकदम ही दरवाज़ा खुला और वहाज बाहर निकला। तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, खुलकर मुस्कुराते हुए उसने खुशगवारी से कहा। थैंक यू। रुखसार सुर्ख होने लगी। मीरू का है? मैं उसे अपनी तैयारी दिखाना चाहती हूँ। लो, वो तो दूल्हा है। अब अगर वो तैयार नहीं होगा तो शादी कैसी होगी? तुम चंद मिनट ठहरो, वो बस आता ही होगा। प्यार से कहते हुए वो बाहर की जानिब बढ़ गया और रोमा एक बार फिर सोफे पर ढह गई।
नफीस गोल्डन काम वाला ये गोल्डन शरारा इसकी खूबसूरती बढ़ा रहा था। गनाया पल भर में उसे देखते साथ ही साकित हो गई। आज से कबल ना इसे इतना तैयार देखा था और ना ही यूं हर बात पर मुस्कुराते। वो हॉल के लिए गाड़ी में बैठ रही थी जब गनाया ने उसे गले लगाते हुए सख्ती से भींचा। मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर पाऊंगी आशी। वो यही कह सकी। ऐसा क्यों? धीमे लहजे में वो मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि मुझे अपना कहाँ कम लगेगा। इसकी पेशानी चूमते हुए वो इसे गाड़ी में बिठाने लगी। अब्बा खामोश थे, कुछ ना बोले। अलबत्ता अम्मा बेहद खुश थी। आज के बाद इनकी दोनों औलादें अपने घर वाली हो रही थी। तुम भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो। इसकी मैक्सी बगौर देखते हुए वो बहुत मोहब्बत से बोली। मेरी तारीफ करने के लिए मेरा शौहर मौजूद है। हंसकर खिलखिलाते हुए रुखसार कुछ सुर्ख हुए। उन्होंने अभी मुझे नोटिस नहीं किया क्योंकि हम काफ़ी लेट हो चुके थे। तैयार होकर सीधा यहाँ आने के लिए निकल पड़े। गाड़ी चलने के लिए तैयार थी। वो दूर हटकर साविस को देखने लगी जो सफ़ेद कुर्ते में मलबूस अबरार से बात कर रहा था। ये खुशी का मौका यादगार होने वाला था। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। बहन पर निगाह पड़ी तो वो अपनी तैयारी भूल गया। क्या वाकई दुनिया इसकी तारीफ करते रहे, मगर इसके लिए सिर्फ मीरू का कहना ज़रूरी था। लो भला इस मौके पर झूठ क्यों कहेगा। अभी अच्छी खासी दूल्हे की बहन लग रही हूँ। इसके बालों पर हाथ फेरते हुए वो इसका दुपट्टा दुरुस्त करने लगा। तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। ये शेरवानी तुम पर बहुत अच्छी लग रही है मीरू। वो तेज़ी से उसके गले लगी। मैं बहुत खुश हूँ। ये जुमला वो इसके मुंह से 8वीं बार सुन रहा था। मैं जानता हूँ रोमा जान, अब देर हो रही है। बहाज भाई गाड़ी में इंतज़ार कर रहे हैं। तुम जाओ, जाकर बैठ जाओ, मैं भी आता हूँ। इसे प्यार से भेजते हुए वो भी उठ खड़ा हुआ। मोबाइल की नोटिफिकेशन देखते हुए इसने गहरी सांस खारिज की। अशना का अब तक इसके मैसेज पर कोई जवाब ना आया। वॉलेट उठाकर जेब में रखते हुए वो आखिरी बार सजावट पर निगाह दौड़ाने लगा। अस्सलाम वालेकुम। हॉल में दाखिल होते हुए साथ ही उसकी निगाह अफत पर पड़ी। वालेकुम अस्सलाम। इर्द गिर्द मेहमान दूल्हे को देखने की नीयत से उठ खड़े हुए। हॉल में ज़्यादा लोग नहीं थे। पीछे दाखिल होती अम्मा ने भी अफत की जानिब हाथ बढ़ाया। अभी मेरवी सावेज को तलाशता हुआ आगे बढ़ता कि रोमा ने इसका हाथ थाम लिया जैसे वो इसके साथ चलना चाहती हो। इसे इंतजामात देखने थे मगर यूं हाथ छुड़ाना अच्छा नहीं लगा था। इसके हमरा ही आगे बढ़ गया। दुल्हन की गाड़ी अभी तक नहीं पहुंची थी। स्टेज का चेहरा देखकर लबों पर एक मुस्कुराहट उभरी। सावेज ने हॉल की सजावट बहुत खूबसूरत करवाई थी। मीर, पीछे से आती गंभीर आवाज़ पर वो तेज़ी से मुड़ा। सफ़ेद कुर्ते में वो इसे कुछ मुनफरिद लगा। ऐसी ड्रेसिंग वो शायद ही कभी करता था। तुम्हारा शुक्रिया मेरे भाई। रहा ना गया तो गले से लगा लिया। ये तो कुछ भी नहीं है। लबों पर मुस्कुराहट थी। आज वो कह सकता था इसकी यार की शादी है। मैं कैसी लग रही हूँ साविस भाई? हर किसी ने अपनी तारीफ वसूल करना अब वो अपना फ़र्ज समझ रही थी। साविस हंसते हुए उसे देखने लगा। तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो यार। वैसे हमेशा की उम्र से छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करता था। मेरवीस रोमा के तासरात देखने लगा जो सावेज की तारीफ करने पर मस्जिद खिले खिले से थे। मैंने अपनी दोस्तों को भी बुलाया है, वो अभी आती ही होगी। मीरू की नखियों से देखते हुए इसने बिलाखिर बता ही दिया, जबकि वो हैरान होते हुए भी कुछ ना बोला क्योंकि वो इसे इल्म में नहीं था। अशना की गाड़ी हॉल में पहुँचने वाली थी। मेरे साथ आकर ज़रा कैटरिंग के काम पर एक निगाह डाल लो। लोग आहिस्ता आहिस्ता हॉल में दाखिल हो रहे थे। वो इस बात में सर हिलाता हुआ इसके पीछे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद अम्मा इसके पीछे आई थी। ये लोग एक हॉल में खुद से नहीं कर सके, शादी की जिम्मेदारी तो इन्हें उठाने देते। न जाने इन्हें किन किन बातों पर गुस्सा था। मिरविस ने मुड़कर सावेज को देखा जो दूसरी तरफ था। कैसी बातें करी अम्मा? मेरे लिए ये बातें मायने नहीं रखती और आप तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा सारे इंतजाम संभाल रहा है। इनकी बातें झुंझलाते देने वाली थी, मगर बेटा शादी का इवेंट तो लड़की वाले अरेंज करते हैं। अब वलीमा भी तुम करो और शादी भी तुम। वो सिर्फ तुम्हें अपनी लड़की दे रहे हैं। इन्हें अशना का नाम लेना भी गवारा नहीं था। मिरविस ने गहरी सांस खारिज की। करीब था कि इसके सर में दर्द उठता जब बाहर से दुल्हन के आने का शोर उठा। आशी आ गई है अम्मा, आप इसे रिसीव करें। इन्हें यहाँ से भिजवाने का एक बेहतरीन वजह मिल चुकी थी। इसे कुछ घुरती हुई वो बाहर की जानिब निकल गई। उसने अपने हाथों को कांपते हुए महसूस किया है। ये क्यों लजर रहे हैं वो नहीं जानती थी। बस एक अजीब सा एहसास उसे घेरे बैठा था। वो एक मर्द जो पूरे स्टेज के बाहर बैठा था। ज़िंदगी की डोर इसकी ज़िंदगी की डोर से बांधी जा रही थी। ब्राइडल रूम के सोफे पर बैठी वो बार बार खुद को आईने में दिख रही थी। ये एक बेयकीन लम्हा था, वो शायद खौफनाक भी। वक्फे से उसे एहसास होता कि आंखें नम हो रही थी। शादी की ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला होता है, एक ऐसा रिश्ता जिसके संग आप अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश करते हैं। वो डर रही थी कि कहीं इसका ये फैसला एक गलत फैसले में तब्दील हो जाए। थूक निगलते हुए से अंदर आते मौलवी साहब और अब्बा को देख कर निगाहें झुका ली थी, जबकि बाहर स्टेज पर बैठा मिरवीस बार बार अपनी पेशानी पर आए पसीने को टिश्यू से थपथपा रहा था। ये 5 सालों की दूरियां इन्हें इतना नज़दीक ले आई कि वो सोच भी नहीं सकता था। दिल मुतमईन था मगर आंखें नम होना चाहती थी। इतने लंबे इंतज़ार के बाद वो इसे अपनाने की देखना चाहता था।
होठ बार बार खुश्क हो रहे थे। अम्मा के हुक्म के मुताबिक इसने एक बार भी अशना को नहीं देखा था। दूर खड़ा वहाज सावेज से बात करते हुए ज़रा मुस्कुराया। वो एक सुलझा हुआ पर बक्कार मर्द था, एक ऐसा मर्द जिसकी शख्सियत में बला का गुरेज था। वो प्रोफेसर था, प्रोफेसर मीर वहाज, जो अपनी शख्सियत और किरदार से भी सबका उस्ताद मालूम होता था। खुश मिजाज शख्स जो हंसता कम मगर हाँ मुस्कुराता ज़्यादा था। इसकी आंखों की चमक इसके अंदर खुशी और गम दोनों की खबर देती थी। साथ खड़ा साविस अपनी बिरदार शख्सियत में ही जचता था, अपने फैसले पर मजबूती से जमे रहने वाला मजबूत मर्द। फिर वो वक्त आया जब अशना के लब ठहर से गए। ये दो बोल इसकी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल अल्फाज थे जिन्हें अदा करते हुए इसका खून खुश्क हुआ था। एक दफ़ा दस्तखत हो गए तो गोया दिल में एक अजीब सी उथल पुथल मच गई थी। सांस तेज़ी से चढ़ने लगी। मौलवी साहब के जाने के बाद इसने बेचैनी से पहलू बदला। ये सोचकर इसका दिल एक अजीब से एहसास से गुजर रहा था कि वो मीरवीस की दुल्हन है। गनाया इसलिए भी खुश थी कि शादी के बाद आशीष ज़्यादा नहीं दूर जाने वाली थी। इसने अपनी सास को देखा जो इसे ही देख रही थी। बहुत मुबारक हो, वो सरसरी सा लहजा आशीष ज़बरदस्ती सा मुस्कुराई थी। इसे अजीब लगा इनका यूं फीका सा मुबारकबाद देना, मगर वो खामोश रही। अफत भी इनका रवैया महसूस करती बाहर निकल गई। मीरवीस की रजामंदी हासिल की गई और यूं निकाह का काम मुकम्मल हुआ। वह मजीद उसे देखे बिना स्टेज पर नहीं बैठ सकता था। किसी के कहने से कबल ही वो खुद ही बोल पड़ा, अब तो मेरी बीवी को ले आओ कोई, आखिर सब्र के इम्तिहान की भी कोई हद होती है। इसे गनाया ने जब मीरवीस के अल्फाज सुनाए वो मुस्कुराए बिना न रह सके। बेसब्रा शख्स, ज़ेर लब कहते हुए वो गनाया की मदद से उठ खड़ी हुई। एक जानब रूमा थी जिसने इसका शरारा एक जानिब से संभाला हुआ था। भाभी, पहली बार वो इस लफ्ज़ से पुकारी गई थी। अशना का दिल धड़का। जी, नरम मुलायम लहजा, आप बहुत अच्छी लग रही। आंखों में सितारे जगमगा रहे थे। इसे भाभी कहने को दिल कितना भाया था। तुम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल एक शहजादी की तरह। मोहब्बत से नाक छूते हुए वो इन दोनों की हमरा बाहर निकली। निगाह स्टेज पर खड़े मिरवीस को देख कर झुक गई। अलबत्ता मिरवीस खूब मुस्कुराया था। कब मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें नम हो गई, खबर ही ना हुई। उसे याद रहा तो बस इतना कि दिल की तलब पूरी हो गई, दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई। आंखें तेज़ी से छपकते हुए वो आंसू रोकने लगा। एक हाथ इसकी जानिब बढ़ाकर इसे अपनी जानिब ऊपर खींचा। अभी वो जी भर कर उसे देखता ही कि किसी की आवाज़ पर रुका। दोनों बैठ जाओ, फ़ोटो सेशन हो जाने दो। आवाज़ अफत की थी। वो दोनों एक दूसरे से बिना कुछ कहे बैठ गए। हॉल का खूबसूरत मंजर दिल मोह लेने वाला था। कितना अजीब है ना। बात का आगाज़ मिरवीस की जानिब से हुआ। क्यों? वो मुस्कुरा दी। आज हम दोनों साथ बैठे हैं और तुम मेरी बीवी हो। घनी लंबी पलकें इसकी तवज्जो हटाने लगी। अजीब तो है, वो खिलखिला दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे शादी करूँगा। निगाह उससे मिलानी चाहिए मगर किसी एहसास से वो उठ ही ना सकी। और मैंने नहीं सोचा था कि जैसे 5 साल बाद भी याद रखा है वो अपने आगे की कई साल मेरे नाम कर देगी। इसकी बातें सहर थी जिसके असर से निकलते हुए अशना मुस्कुराई थी। थैंक यू। वो अपना शरारा ठीक करते हुए सामने देखने लगी। किस लिए? उसने चेहरा मोड़ कर बीवी को देखा। ये सब बहुत खूबसूरत है, स्टेज की सजावट और ये हॉल। तुमने वाकई सब कुछ मेरी पसंद का किया। मुझे यकीन नहीं आ रहा। आवाज़ कदरे धीमी थी। तुमने क्या समझा था मैं तुम्हारी पसंद को मद्देनज़र नहीं रखूँगा? निगाह आंखों पर ठहर गई थी। शायद आज इन आंखों का रंग जान सके। तुमने सबसे पहले अच्छा संभाला है, सब रिश्तों को भी। वो क्या मर्द था, लंबा चौड़ा मजबूत और ताकतवर मर्द जो इसकी हर बात पर जी कहता था। इसकी ख्वाहिशों से ज़रूरतों तक का इसकी हर बात की तकमील की थी। एक ऐसा मजबूत मर्द जिसके दिल पर वो हुक्मरानी करती थी। हाथ पकड़ लूँ? तुम पूछ रहे हो? वह हैरत से हंसी। खैर है, ये सारी अवाम हमें ही देख रही है, यूँ हाथ पकड़ोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वो कॉन्फिडेंट थी। अगर ये जानता कि तुम शर्माओगी नहीं तो मैं हाथ थाम लेता हूँ। पूछता नहीं। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे हाथ थामने पर शर्माऊंगी? आंखें फटी। हाँ, क्यों नहीं शर्माओगी? ये अब भी अच्छा मज़ो था। बिल्कुल नहीं। वो ना चाहते हुए मुस्कुरा दी। मैं कैसी लग रही हूँ? मैं तब तक कुछ नहीं कहूँगा जब तक तुम्हें बेहद गौर से नहीं देख लेता। वह इस जगह फुर्सत से देखना काफ़ी मुश्किल है। इसका हाथ नरमी से थामता हुआ इसकी उंगलियाँ देखने लगा जिनके नाखूनों पर सुर्ख नेल पॉलिश लगी थी। तुम्हारी अम्मा मुझसे नाराज़ है। इसे इनका यूँ रूखा फीका लहजा याद आया। मिरवीस का यूँ हाथ थाम लेना इसकी दिल की दौड़े लग खींच गया। तुम्हारे अब्बा भी मुझसे गुस्सा है। अब क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को छोड़ तो नहीं सकते, सो इग्नोर करो। मिरवीस जो कभी टेंशन लेने की कोशिश ही कर ले। अशना ने बेचारगी से नफ़ी में सर हिलाया।
मैं आपके लिए ड्रिंक ले आऊं? अपनी मैक्सी संभालती हुई वो साविस के करीब आई थी, जो वहाज के साथ बैठा था। खाना शुरू हो चुका था, मगर चूंकि वो दोनों ही इंतजामात देख रहे थे, इसीलिए फरागत मिलने पर बातों में लगे थे। नहीं कहते साथ ही इसकी निगाह गनाया की मैक्सी पर पड़ी। हॉल की तेज रोशनी में ये मैक्सी जितनी खूबसूरत लगती थी, इससे पहले इतनी मालूम ना हुई। गनाया की तैयारी पर इसने पहली बार यूं गौर किया। वहाज पानी का ग्लास लबों से लगाते हुए कायब्रो उचका कर कभी सावेस को देखता तो कभी इसकी बीवी को। एक तो इन शादीशुदा जोड़ों को क्या हो जाता है, एक दूसरे को देख कर ऐसे रुक जाते हैं जैसे 8वां अजूबा देख लिया हो। घर में एक दूसरे के चेहरे देख कर दिल नहीं भरता। खुद से ही दिल में कहता हुआ वो नजरें स्टेज की तरफ मरकूज कर गया। मैं ज़रा आता हूँ। गनाया के जाते ही सावेज ने वहाज से इजाज़त मांगी। वहाज ने बेबसी से चेहरा नफ़ी में सर हिलाया। सब कामों के दरमियान तुम्हें नोटिस करना मैं वाकई भूल गया था, और अब जब तुम्हें देख रहा हूँ तो निगाहें साकित है तुम्हारे चेहरे पर टिक गई है। इसका हाथ थाम कर मोहब्बत से कहकर वह बहुत अपनायत से बोला, काश हमें ताक़ीर ना हुई होती तो शायद मैं तुम्हें ये सब घर में कह देता। इन बुरी आंखों का रंग निगाह उठाने पर मजीद हल्का हो गया। मैं इंतज़ार कर रही थी। लहजा कदरे धीमा था, लबों पर मबहम सी मुस्कुराहट फैल गई। आज का दिन काफ़ी थका देने वाला था। मैं तुम्हें वक्त भी नहीं दे सका, हम रोज़ की तरह बातें भी नहीं कर सके। तो मैं अब बगौर देख रहा हूँ तो महसूस हो रहा है जैसे आज पूरे दिन में पहली बार देख रहा हूँ। वो दोनों हुजूम से बहुत दूर ब्राइडल रूम में थे। मैं घर जाकर आपके लिए कॉफ़ी बना दूँगी, फिर क्या हम बातें करेंगे। इसे मज़ीद क्या चाहिए था? बस साविस की तमाम फुर्सतें। हर दिन हमारी मोहब्बत में इजाफा करता जा रहा है। इसकी पेशानी चूमते साथ वो इसका हाथ थामे हुए ब्राइडल रूम से बाहर निकला। अभी निगाहें हॉल के दरवाजे पर पड़ी थी कि किसी को अंदर दाखिल होते देख ठहर सी गई। नफासत से कोट पैंट में मलबूस तकी खानजादा ने एक निगाह उसे देखा। इस बार निगाहों में सख्ती नहीं थी, पेशानी पर हल्के हल्के बल थे जो शायद हैरत की वजह से उभरे थे। अलबत्ता साविस के हलक की गिल्टी नुमाया होकर गायब हुई थी। मिरवीस ने उन्हें भी दावत दी थी। जो भी था इसका बाप था, वो निगाह नहीं चुरा सकता था। आपके अब्बा भी आए हैं, इनसे मिल लेंगे नहीं? गनाया ने तेजी से उसका चेहरा देखा। मुझे नहीं लगता वो मुझसे मिलना चाहते होंगे। मैं वहाज के पास जा रहा हूँ, तुम मेहमान औरतों को देख लो। निगाहें झुकाता हुआ वो दूर वहाज की मेज़ पर चला आया। आपके वाली साहब दूर से आपको दिख रहे हैं, यानी इनके आने का वहाज को भी इल्म था। इन्हें हैरान होने दो। मैंने कहा था ना कि पैसे के बगैर तो ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, मगर सुकून के बगैर नहीं। अगर आपका सुकून पैसे से आता है तो सदा से खुद से करीब रखें, मगर मेरा सुकून पैसा नहीं और मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। लहजा बेहद आम सा था। दूर बैठी तकी का चेहरा कुछ बुझ सा गया। बेटा सामने था, मगर रिश्ता होने के बावजूद भी एक ला ताल्लुकी सी थी। मिरवीस और वहाज इनसे बेहद गर्म जोशी से मिले थे, मगर वो जिसको देखना चाहते थे वो इनसे दूर बैठा था। निगाह एक बार मिलने के बाद भी ना मिली। वो सामने देखता रहा और तकी उसे। गनाया दूर से ही दोनों को देख रही थी। तकरीबन 11 बजे के दौरान रुखसती का शोर उठा था और यूं वो स्टेज से उतरती हुई बाहर की तरफ बढ़ रही थी। हाथ मिरवीस के हाथ में था जिसे इसने भींच कर पकड़ा हुआ था। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भागने वाली, तो मेरे हाथ पर अपनी गिरफ्त ढीली कर सकते हो। ना चाहते हुए भी वो मुस्कुरा कर उठी। मिरवीस का कहका गूंजा। इसने साथ ही गिरफ्त ढीली की। गनाया और अम्मी को जो लगा था कि अशना रुखसती के वक्त ज़रा सी आंखें नम ही कर लेगी, सब इनकी सोच के बरक्स हो रहा था। ना अशना रोई और ना ही इसकी आंखें नम हुई। हाँ, मगर अब्बा के गले लगने पर वो हसास हो गई थी। मिरवीस जो ख्याल कर रहा था कि अबरार साहब इसे भी मरवतन ही सही गले लगाएंगे। अबरार साहब ने बस इसके सर पर शफकत भरा हाथ रखा। एक यही चीज़ जो उन्होंने मरवतन की थी। अशना हंसी रोकती हुई रह गई, जबकि मिरवीस इसके यूं छेड़ने पर जब्त करता रह गया। रात के 2 बजे थे जब वो कमरे में दाखिल हुआ। फूलों से सजा हुआ ये कमरा और बिस्तर पर बैठी उसकी बीवी कमरे की खूबसूरती को 4 चांद लगा रही थी। लबों पर मुस्कुराहट फैलने लगी। अशना आम दुल्हनों की बिस्तर के दरमियान बैठने के बजाय मिसेरी से टेक लगाए उसी का इंतज़ार कर रही थी। आशी, उसने धीरे से पुकारा। हाँ। उसके नज़दीक आने पर वो सही से बैठी। एक बार तो कहो तुम मेरी हो। इसके सामने बैठते हुए इसकी आंखों में झांक कर वो कदरे खोए हुए बोला, तुम्हें अब भी अजीब लग रहा है? वो इसे बार बार मुस्कुराते हुए मजबूर करता था। मुझे एक बार भी यकीन नहीं आ रहा आशी, तुम किसी के लिए 5 साल से ज़्यादा नहीं ठहरी, इसीलिए तुम इस एहसास से 2-4 नहीं। हर बार ये बात महसूस करके खुशी होती है कि बिलाखिर मैंने तुम्हें पा लिया। धीरे से उसका हाथ थाम कर वो मोहब्बत भरे लहजे में बोला, इसे मैं तुम्हारी मोहब्बत का इज़हार समझूं? तुम इसे सिर्फ मोहब्बत समझो। अगर मिरवीस चौधरी से पूछा जाता कि मोहब्बत क्या होती है तो वो गुजरे 5 सालों का हवाला देता। सर्जरी सवर कर बैठी इसकी बीवी की आंखों में पहली बार इसे अपनायत महसूस हुई। मुझ पे गुस्सा है? खफा खफा से लहजे में कहते हुए उसने रुख मोड़ा। तुम आज गुस्से में भी करोगी तो जान से प्यारी लगोगी। इसका हाथ अपने दिल की जानिब रखते हुए वो निहाल होने लगा।
ये फूल सारे नकली हैं, इसीलिए कमरे में गुलाब की खुशबू भी नहीं। लब काटते हुए इसने बिस्तर के किनारे लगे फूलों को देखा। मेरी मोहब्बत की महक नहीं आ रही? इसका कहका गूंजा तो अशना नाराज़गी के बावजूद भी हंस दी। मुझे तुम अब भी नहीं पसंद? वो तो बस मैंने तुम्हारी इसरार पर शादी के लिए हामी भर ली थी। लहजा शरारती हो गया। हाँ, तुमने सोचा होगा कि एक लड़का 6-7 सालों से पीछे पड़ा हुआ है, बेचारा बिन बाप का है, शादी कर लेती हो। इसकी नाक छूते हुए वो भी शरारती हुआ। सोफिया ने कहा था तुम्हें भी बारिश में साथ भीगने वाला ढूंढ लेना चाहिए, सो मैंने तुमसे शादी कर ली। मिरवीस उसकी बात पर हंस दिया। और जानती हो मैंने तुमसे शादी क्यों की? हाथों की भरी भरी मेहंदी और मिरवीस की तवज्जो का मरकज़ थी। क्योंकि तुम्हें अशना अबरार से मोहब्बत है, एक अदा से कहा गया जिसे नाज हो। क्योंकि अगर कभी मिरवीस चौधरी को किसी की तलब रही है तो वो अशना थी। मेरी ज़िंदगी को तुम्हारे साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तन्हा ज़िंदगी गुजार लेता, मगर तुम्हारे सिवा किसी को सोचना भी गवारा नहीं करता। किस्मत ने अपना क्या जोर दिखाया दिया था, जो इसकी जान लेती थी वो इसकी जान बन गई थी। कमरा रोशनियों से जगमगा रहा था। कह दो कि ये आंखें सियाह हैं। वो मजीद उसकी आंखों के रंग में उलझना नहीं चाहता था। ये सियाह है मगर मुकम्मल नहीं। भूरे रंग की काफ़ी मुशाबहत भी महसूस होती है। दोनों हाथ मीरवीस के हाथों में थे, मगर मुझे तो ये अपनी महसूस हो रही है। लबों पर कभी ना ख़त्म होने वाली मुस्कुराहट। ये आंखें दिलों में उतर जाती है, इसीलिए ज़रा एहतियात से काम लीजिएगा। आंखें किसी के जीने की वजह बन जाए तो किसी को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसके छोड़ने वाली बात पर मिरवीस का दिल सुकड़ा। इसे हथेली अशना के आगे फैलाई ताकि वो इसे थाम सके। इसका इरादा समझते हुए अशना ने अपना हाथ इसके हाथ पर रख दिया। इसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत करके वह एक बार दोबारा इसकी आंखों में जानिब आया। हम दोनों को एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। ये हाथ तुमने अपनी मर्ज़ी से थामा है और इसे थामे रखना, क्योंकि मैं तुम्हें ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में छोड़ने वाला नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसे बावर करवा रहा था और अशना का दिल चाहा शौहर की बात पर हंस दे। वो इसको जहन पर सवार किए कितना हसास हो रहा था। कुछ भी हो जाए, अगर तुम्हारी अम्मा मुझे कभी पसंद ना करें तो भी नहीं। हल्की हल्की शेव मीर के चेहरे को परवकार बना रही थी। इसकी सियाह आंखों में सिर्फ आशिक का अक्स था, कभी भी नहीं, किसी सूरत में नहीं। अलहदगी का सवाल ही नहीं। जानते हो किसी इंसान की तलब सबसे ज़्यादा कब बढ़ती है? जब वो इसे हासिल होकर दोबारा दूर कर दिया जाए। एक बार हासिल हो जाने के बाद इससे दूर हो जाने को तड़प उठती है, और ये तलब भी पहले से कई गुना होती है। वो इसे समझा रहा था और अशना सिर्फ मुस्कुरा रही थी। तुम्हें मुझसे इतनी मोहब्बत है? वह हैरान थी, क्या शख्स था। मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि मुझे तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत है। मुझे बस तुमसे मोहब्बत है। जब इंसान को किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत हो जाए तो कम हो या ज़्यादा, ये सवाल ही अजीब है। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, और वो तो किसी भी इंसान से बेपनाह हो जाती है। मिरवीस लफाजी नहीं करता। तुम खुद जान जाओगी कि मिरवीस को तुमसे किस तरह इंतहा तक मोहब्बत है। ये ख्वाब किसी कैफियत मालूम हो रही थी। मिरवीस चौधरी जान दे देता, मगर अशना की जगह किसी और को ना देता। बस क्या लिए अनमोल थी, एक ऐसी दिल मोह लेने वाली चीज़ जिसके लिए वो 5 साल तड़पा था। अशना पर मोहब्बत के कई राज आज अफशा हुए। इसकी मोहब्बत का इल्म से कई सालों से था, मगर मोहब्बत की इंतहा आज मालूम हुई। इसके सब के बावजूद भी वो यही कह रहा था कि मोहब्बत की इंतहा इसके हर अमल से छलकेगी। एक खूबसूरत और बेहतरीन जोड़, वो दोनों ही ये लम्हा अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन लम्हा जानकर मुस्कुरा रहे थे। इसे याद नहीं था कब इसको पहाड़ से धक्का दिया गया था और वो लड़खड़ाती हुई नीचे गिर पड़ी। आंख खुली तो मंजर कुछ मुख्तलिफ था। पहाड़ जितना ऊंचा अब इसे अपना बिस्तर नजर आ रहा था। फर्श पर गिर कर लेटी अशना थोड़ी देर के लिए साकित रह गई। हल्की हल्की रोशनी कमरे में फैली हुई थी। ख्वाब की कैफियत ख़त्म हुई तो इसने हालात पर नज़र दौड़ाई। बिस्तर पर लेटा मिरवीस मुतमईन सो रहा था। अगर जाग रही थी तो आशी। गहरी सांस भरते हुए से मिरवीस की गलती समझकर वो दोबारा तकिया उठाए बिस्तर पर लेट गई। नींद से आंखें बोझल थी, सो इसे गहरी नींद में उतरते हुए ज़रा वक्त ना लगा। नींद इस कदर हावी थी कि इस बार मिरवीस के खराटे भी उसे ना जगा सके। ना जाने वो इससे कौन से जुर्म का इंतकाम ले रहा था। सुबह के 10 बजने लगे थे जब मिरवीस की करवट ने इसे पूरी कुव्वत से धक्का दिया था, और वो एक बार फिर वो फर्श के अंदर नज़र हो गई थी। सर फर्श पर लगने के बाद इसने वहीं ठहरने का फैसला किया। अब उठकर बिस्तर पर लेटने की ना हिम्मत की और ना वो मज़ीद रिस्क ले सकती थी।
आंखों से आंसू बहने को थे। नींद आंखों से अब कोसों दूर थी कि 5 मिनट इंतजार करने के बावजूद भी वो सो न सकी। नीचे से उठते हुए वो इस बार ऊपर नहीं लेटी थी, तकिया पूरी कुव्वत से गुस्से से मारे मिर्विस पर फेंका। वो जो पहले ही जरा सी आवाज़ पर उठ जाया करता था, आंखें खोलकर रचना को देखने लगा। इस लिस्ट में एक जुमले का इजाफा हो चुका था। कलस कर कहती हुई बालों का जोड़ा बनाने लगी। कौन सी लिस्ट में? नींद से भरी आंखों को हैरानी से फैलाते हुए वो कुछ उठकर बैठा। मिर्विस से शादी के नुकसानात, दांत पीस कर कहा गया, जबकि मिर्विस बौखलाया। क्या हुआ है? फूलों से सजा हुआ कमरा सूरज की रोशनी में भला लग रहा था। क्या हुआ है? तुम्हें पता है चला है कि क्या हुआ है? इसके बरक्स वो बौखलाई। भला ऐसा कैसे मुमकिन था? मैं तो सो रहा था। पेशानी खुजाते हुए वो झनप कर इतला दी गई। मैं भी सो रही थी। जवाबन इसने दांत कचकचाए। मगर तुमने मुझे नीचे फेंक दिया। वो अब भी दो बार खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए उसने अपना सूटकेस की जानिब बढ़ गई। मिर्विस शिशदर रह गया। इसने फर्श पर निगाह दौड़ाई, जहाँ पहले इसका मोबाइल और रचना का तकिया मौजूद था। पेशानी पर हाथ मारते हुए वो किसी शर्मिंदगी से दो चार हुआ। यह अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया? सोने से कब्ल इसने सोचा नहीं था कि सुबह इस तरह भी हो सकती है। सॉरी, कपड़े निकालती अर्चना से शर्मिंदा होते हुए कहा। इसकी गंभीर आवाज़ कानों में पड़ी तो गुस्सा कम हो गया। दिल नरमी से उसके लफ्ज़ पर अटक गया। तुम ऐसा ही करते हो? इसे पलट कर सादे से लहजे में कहा। मैं जान कर नहीं करता। मिसेरी से टेक लगाकर वो इसे पूरे एहतमाम से देख रहा था। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। उसके मुस्कुरा कर देखते हुए उसे पीले रंग का जोड़ा बैग से निकाला। मिर्विस ने थूक निकला। ये गलती तो रोज़ ही होनी थी। एकदम ही अम्मा ने दरवाज़ा बजाकर बाहर आने के लिए आवाज़ लगाई। वो तेज़ी से बिस्तर से उतर कर इसकी जानिब बढ़ा। हमारे अम्मा हाथ से पीले रंग का जोड़ा छीन कर सुर्ख रंग का सूट निकालने लगा। ये पीला रंग अच्छा है मिर्विस। इसे हैरानी से उसकी हाथ से जोड़ा छीनना चाहा, मगर वो उसे हाथ उठाकर ऊंचा कर चुका था। तुम मेरी पसंद का पहनोगी तो और भी अच्छी लगोगी। ये सुर्ख रंग का जोड़ा तुम पर पहले ही ज़्यादा खुलेगा, बाखुदा। सुर्ख काम वाला जोड़ा इसके आगे रखते हुए वो धीरे से मुस्कुराया। अलबत्ता अर्चना खफा खफा सी नज़रें उस पर टिका कर भोलेपन से उसे देखने लगी। तुम बहुत बदतमीज़ हो। हाथ से जोड़ा तकरीबन खींचते हुए वो पकड़ाया था। और तुम बहुत खूबसूरत। हल्का सा हंसकर मोहब्बत से सरगोशी की गई। वो एकदम ही मिर्विस के सामने सुर्ख होती अगर जान कर चेहरा ना फेर लेती। शर्म नाम की भी कोई चीज़ है तुम्हारे अंदर? थोड़ा शर्मा कर शौहर को देख लोगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। कहका लगा कर इसके हाथ पकड़ते हुए वो अपनी जानिब खींचा हुआ बोला, मैं तुमसे क्यों शर्माऊँ? नहीं आती मुझे तुमसे शर्म। जानकर मुस्कुराहट छुपाते हुए वो अब मैचिंग की ज्वेलरी निकालने लगी। ज़रा सी भी नहीं आती? वह हैरान हुआ। इतनी सी भी नहीं आती? अर्चना ने भी हाथों की उंगली के जरिए उसको इशारा करके बताया। बड़ी बेशरम हो तुम। एकदम ही बोल पड़ा। अर्चना खिलखिला दी। अब जैसी भी हो तुम्हें गुजारा करना है। अम्मा ठीक कहती थी, मुँह बनाकर कहते हुए वो बिस्तर पर लेट गया। क्या कहती थी तुम्हारी अम्मा? वो एंजॉय करने लगी। कह रही थी बड़ी उम्र की लड़की ज़बान की तेज़ होगी, मेरी बात भी नहीं मानेगी। लगता है फैसला गलत हो गया। उसे छेड़ते हुए वहीं लेट गया। अर्चना कुछ पल ठहर कर खुद को आईने में देखने लगी। क्या वाकई अम्मा इसके बारे में ऐसा सोचती थी? ज़बान की तेज़ का तो इल्म नहीं, लेकिन हाँ, तुम्हारे गलत फैसले में नहीं मानूंगी। और अगर ये गलत फैसला है तो आओ अभी दुरुस्त कर लेते हैं। दराजों में ज्वेलरी सेट करके रखते हुए उसने आम से लहजे में कहा, मैं मजाक कर रहा हूँ यार। इसे एकदम ही कुछ गलत होने का एहसास हुआ। अर्चना संजीदा हो चुकी थी। तुम्हें बुरा लगा? तुम्हारी अम्मा ने मुझे तेज़ ज़बान कहा है। मुझे इनकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्या ये तंज था? वो सटपटाया। गलत मौके पर ही गलत बात कर दी। एहसास हुआ तो वो एक बार फिर शर्मिंदा हो गया। उसे अम्मा की बात अर्चना को नहीं बताना चाहिए थी। ऐसा नहीं है, मैं बस तुम्हें छेड़ रहा था। इसे अब बुरा लगने लगा। तुम्हें शॉवर नहीं लेना, बल्कि पहले मेरे लिए हो जाती हो। मुझे अपने कपड़े बता दो, मैं वो भी निकाल लेती हूँ। वो जल्दी जल्दी सब समेटते हुए उठने लगी। मिर्विस चलता हुआ इसकी तरफ आया। तुम्हें बुरा लगा है ना? दोनों शानों से उसे धीरे से थाम कर वो एहसास से शर्मिंदगी से बोला। अर्चना उसकी सियाह आंखों में झांकने लगी, जो वाकई अफसोस से घड़ी थी। मैं तुम्हें उदास नहीं करना चाहता था आशी। तुम जानती हो ना तुम मेरे लिए क्या हो। इसे खुद से नज़दीक करते हुए वो प्यार से बोला, तुम्हें सच में लगा था कि मुझे आंटी का वो सब कहना बुरा लगा? ज़ोरदार हंसते हुए मिर्विस कोशिश दर कर गई। तुम्हें बुरा नहीं लगा? अजीब बात थी। तुम्हारी अम्मा मुझे चुड़ैल भी कहेगी तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। ज़रा सी बात पर खफा होने के लिए तुमसे शादी की थी। वो उल्टा उससे पूछने लगी। हंसते मुस्कुराते लब मिर्विस को तस्कीन पहुंचाने लगे। तुम बहुत बुरी हो। बरहम लहजा अपनाते हुए वो दूर हटा। मुझे लगा मेरी बात से तुम्हें तकलीफ हुई होगी। घबरा गया था यार। तुम जब से उठे हो मुझे तंग कर रहे हो। अब अगर मैंने तंग कर दिया तुम्हें तो खफा होने की क्या ज़रूरत थी? एक बार भी बात नहीं हंसी का रुख किया। मिर्विस अपनी मुस्कुराहट ना छुपा सका। बिस्तर पर अपना लेटता
मुझे अपने कपड़े बताओ। इसने जुमला मुकम्मल ही किया था कि वो बिस्तर से धप से गिरा। एक बार फिर अशना कलस कर रह गई। मुझे नींद आ रही है। मैंने कहा मिरवीस उठो और अपने कपड़े निकालने में मेरी मदद करो। वो भी बराबर गुस्से में बोली। मिरवीस दांत पीस कर जिद होते हुए उठ खड़ा हुआ। तुम क्यों बार बार मुझे एहसास दिला रही हो कि मैं अब शादीशुदा हूँ? जो किसी की आवाज़ पर ना उठता था, 4 बना 4 बीवी की पहली आवाज़ पर उठ खड़ा हुआ हूँ क्योंकि तुम शादीशुदा हो। मिरवीस की वार्डरोब खोलकर उसके कपड़े देखने लगी। कुछ भी निकाल दो। कुर्ता निकाल रही हो? मैंने तुम्हें कभी कुर्ते में नहीं देखा। लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट फैल गई। इसके पास सिर्फ एक ही कुर्ता था। पूरी वार्डरोब पैंट, टी शर्ट और कोट से भरी हुई थी। मुझे कुर्ता शलवार नहीं पसंद, तुम कुछ और भी देख सकती हो। अंदर से भूरे रंग की टी शर्ट और वो भी बाहर निकाल रही थी जब अशना ने उसका हाथ रोका। मगर मुझे पसंद है। जानते हो मर्द कुर्ता शलवार में कितना अच्छे लगते हैं। फिर जब वो आस्तीन के कल्ब फोल्ड करते हैं, कोहनियों तक चढ़ाते। वो किसी हसरत से सोचते हुए बोली। वार्डरोब पर एक कोहनी टिकाए खड़े मिरवीस ने उसका चेहरा देखा। कितने मर्दों को देख चुकी हो। शरीर लहजा। कल सावेज और वह कितने अच्छे लग रहे थे। तुमने देखा नहीं कि इनकी शख्सियत में कितना वक़ार मालूम हो रहा था। दूसरों की खूबियाँ गिनवाते हुए मिरवीस को जला कर राख कर गई। दूसरों की औलादों को देखने से बेहतर है कि तुम मेरी माँ की औलाद पर तवज्जो दो, वो भी किसी से कम नहीं। उसके हाथ से हैंगर छीनते हुए वो वॉशरूम की जानिब बढ़ा। अशना धीमा सा मुस्कुराई। वो इसको तो तवज्जो दे रही थी। अशना को याद था कि कैसे रात से अब तक इसकी तवज्जो का मरकज़ सिर्फ मिरवीस था। वो अम्मी के साथ आज हसबे मामूल बाजार आई थी। मैंने अशना से कहा था मगर इसने नाश्ते के लिए मना कर दिया था। शायद वो शादी की पहली सुबह अपनी सास के साथ करना चाहती है। सफ़ेद पर्दों की थैली गनाया को थमा कर वो अब रिक्शे का इंतज़ार कर रही थी। मुझे घर पर ही उतार दीजिएगा। पेशानी पर नमूदार होते पसीने साफ करते हुए उसे अम्मा से कहा। साविस तो घर पर नहीं है, फिर क्यों जाना चाह रही हो? अम्मा, इनके लौटने से पहले मैं घर की सफाई कर लूँगी और खाना बना दूँगी। माहौल में हल्की ठंड होने के बावजूद इसे भीड़ की वजह से पसीना आ रहा था। निगाह इर्द गिर्द डालते हुए वो अम्मा को रिक्शा रोकने देखने लगी। अभी मज़ीद इंतज़ार करती कि मोटरसाइकिल उसके आगे किसी ने झटके से रोकी। मिट्टी का धुआं उठा तो आंखों में जाने से रोकने के लिए तेज़ी से हाथ हिलाने लगी। सुना है इस छोटे से इलाके में तुम दोबारा लौट आई हो। इसकी आवाज़ पर गनाया का दम घुटने लगा। वो अम्मा की तरफ होकर खड़ी हो गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? इस बार अम्मा ने जवाब दिया। मुझे तो लगा चच्ची कि तुमने इस बड़े घर में ब्याह दिया होगा या फिर इस बेचारी की किस्मत के मारे को भी तुम्हारी बेटी के नसीब के कंगाल कर दिया। बासिम का ज़ोरदार कहकर गनाया की नफरत के बास बना। दूर हटो और दफा हो जाओ यहाँ से। उन्होंने अपने अंदर काफ़ी हिम्मत जमा करके उसे झटका। कितना दूर? खबाजत भरी मुस्कुराहट लबों से टकराई। मुझे लगा अब भी इस ऊंची इमारत वाले घर में ये चिड़िया रहती होगी। तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे घर का पता नहीं निकलवा सकूंगा? बाइक पर रेस देते हुए वो कमीनगी से बोल रहा था। मेरा इंतज़ार करना। ना आया तुम्हारे घर और ना तुम्हारे शौहर के सामने तुम्हारा किरदार ख़राब किया तो मेरा नाम भी बासिम नहीं। दूसरी तरफ थूकते हुए वो अपनी सिगरेट जेब से निकालता सिलकाने लगा। गनाया के होठ लर्ज़र उठे। कपकपाते हाथों से उसने माँ को पल्लू जकड़ा। शर्म कर बासिम, अब तू शर्म कर। इतनी बदनामी के बाद भी मेरी बेटी पर नज़र रखे हुए इसके शौहर को इल्म हुआ तो तुझे नहीं छोड़ेगा। अम्मी को तीश आया। अब वो पहली जैसी खामोश आफत नहीं थी। बेटियों की शादी के बाद कुछ दिलेरी तो इनकी ज़ात का हिस्सा बन चुकी थी। तेरी बेटी का पीछा छोड़ी तो था जभी तो तूने इसकी चिड़िया की शादी किसी और से कर दी। मगर तुम लोग ये भूल गए हो कि मैं बासिम हूँ। अपनी बेटी से कहना किसी दिन अपने घर पर मेरा इंतज़ार करें। ज़ोमाइनी लहजे में कहते हुए वो बाइक बढ़ा ले गया। गनाया सर तब पैर कांप उठी। आफत भी रिक्शा तेज़ी से रोकते हुए गनाया को लिए उसमें बैठ गई। मज़ीद ठहरना दुरुस्त नहीं था। सुर्ख रंग के जोड़े में मलबूस कलाइयों में सुर्ख चूड़ियाँ और लबों पर गहरे रंग की लिपस्टिक लगाई। आंचल कंधे पर लटकाते हुए इसने बाहर का रुख किया। कमरा मिरवीस की मौजूदगी से खाली था। वो इसके तैयार होने से कबल खुद तैयार होकर बाहर निकल चुका था। अस्सलाम वालेकुम। किचन में ही उसे अम्मा खड़ी थी। अम्मा ने पलट कर उसे सर तब पैर देखा। वालेकुम अस्सलाम, संजीदा लहजा। वो मिरवीस के लाए नाश्ते को प्लेट में निकाल रही थी। थोड़ी देर इन्हें यूँ काम करता देख इसे एकदम ही ख्याल आया, लाए मैं आपकी मदद करती हूँ। इनके रूखे रवैये को बहुत अंदर तक महसूस कर रही थी। मुझे लगा था नाश्ता तुम्हारे घर से आएगा। कांच की प्लेटें कैबिनेट से निकालती हुई वो अशना के साथ साथ पीछे दाखिल हुए। मिरवीस को चौंका गई। मैं और रोमा तो इंतज़ार भी कर रहे थे। जी, वो मिरवीस ने मना कर दिया था। इसे मिरवीस की मौजूदगी का इल्म नहीं था। हिचकिचाकर बात करते हुए उसने पराठों की थैली अपनी जानिब खींची ताकि हॉट पॉट में रख सके। मिरवीस ने मना किया था? बोल जी। हाँ अम्मा।
मैंने सोचा था कि शादी की पहली सुबह सिर्फ हम चंद लोग ही साथ नाश्ता करेंगे। बीवी के तासीरात महसूस करते हुए उसने तरफदारी की। वो घबराई हुई खड़ी थी। अम्मा ने सर इस बात में हिलाया। इन्हें मेज़ पर रख दो दुल्हन। इसे हॉटपॉट पकड़ाते हुए वो बाहर जाने का इशारा देने लगी। मैं चाय बना देती हूँ। दोबारा किचन में दाखिल होने का इरादा रखते हुए वो बाहर की जानिब बढ़ी। नहीं नहीं, रोमा चाय बना देगी। अब तुम एक दिन की दुल्हन हो, काम करोगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ये जुमला भी उन्होंने संजीदगी से ही अदा किया था। इनकी बात पर अशना ने ठहर कर उसके बुझते चेहरे से शौहर को देखा और बाहर निकल गई। तकरीबन 10 मिनट बाद मेज़ के साथ लगी कुर्सियों पर बैठते हुए अशना ने मिरविस को देखा। इन्हें शायद अच्छा नहीं लगा। होठ की खाल खेड़ते हुए मासूम लहजे में गोया हुई, मैं अम्मी और गनाया से कह देती हूँ वो दोनों नाश्ते का सामान ले आएंगी। अम्मा के लहजे से वो उदास हो चुकी थी। अलबत्ता मिरविस बीवी के चेहरे पर उदासी नोट कर चुका था। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो बस सरसरी सब पूछ रही थी क्योंकि इन्हें यही लगता है कि नाश्ते आएंगे। कुछ मेरी भी गलती है, मुझे बता देना चाहिए था कि मैं तुमसे नाश्ते का मना करवा चुका हूँ। आस्तीन के कल फोल्ड करते हुए उसने तसल्ली दी। अशना की आंखें उसके अंदाज पर अटक गई थी। सफ़ेद कुर्ते पर सलीके से बाल बनाए हुए थे। एक हाथ की कलाई में घड़ी बंधी थी और इसी के हाथ से दूसरी आस्तीन के कल फोल्ड किए जा रहे थे। लंबा चौड़ा और कशीदा सीना। वो लम्हा भर को ठहर सी गई। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। बुझे लहजे से जगह अब मुस्कुराहट ने ले ली। वो कुछ चौंक कर उसका चेहरा देखने लग गया। तुम्हें मैं इस ड्रेसिंग में अच्छा लगा? वोल्टा से पूछने लगा। तुम पर यह ड्रेसिंग बहुत अच्छी लगती है। आज से कबल मैंने तुम्हें ऐसे नहीं देखा। मबहम सी मुँह लेने वाली मुस्कुराहट। मिरविस मुस्कुरा दिया। मुस्कुराहट इस कदर गहरी थी कि लबों से जुदा होने का नाम नहीं ले रही थी। अशना के लबों से ये तारीफ वो जिंदगी भर याद रखने वाला था। भाभी आप कितनी प्यारी लग रही है। बालों की चुटियाँ बनाने रोमा किचन के दरवाजे से बाहर निकली। निगाह इसकी मेहंदी से भरे हाथों पर टिक गई। यह मेहंदी भी कितनी भरी भरी और खूबसूरत है। आप बहुत खूबसूरत लग रही है भाभी। वह इसके थामे बगौर देख रही थी। इसके लिपस्टिक, सुर्ख रंग नगों वाली अंगूठी, गले में बारीक चैन, चूड़ियाँ, हल्के झुमके और आंखों में लगा काजल, ये सब किसी भी तवज्जो का खींच सकते थे, और वो मिरविस की भी। तुम तो बहुत प्यारी हो रोमा। कल शादी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इसके गाल खींचते हुए वो इसे बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह ट्रीट कर रही थी। चलो अब तुम लोग नाश्ता कर लो। मैं दोपहर तक रोमा के साथ घर लेकर चली जाऊंगी। अब माशाल्लाह दोनों मियाँ बीवी हो और ज़िंदगी के साथ गुजारनी है। जल्द तुम लोगों की नई रूटीन की आदत हो जाएगी। चाय की ट्रे मेज़ पर रखते हुए वो कोई बात समझा रही थी। तुम्हारा वलीमा कब इरादा है? उन्होंने मीर से पूछा। अभी नहीं, एक हफ्ते बाद। अभी काफ़ी कुछ काम निपटाने हैं। हाथ आपस में रगड़ते हुए वो कुर्सी पर बैठ गया। क्या तुम शादी के बाद भी नौकरी करोगी? उन्होंने एकदम ही सवाल किया। वो बुरी तरह चौंक उठी। ये सवाल कितना अजीब था। जी, इसे मिरविस को देखकर जवाब दिया। मिरविस ने एक नज़र माँ को देखा, फिर अशना को। चाय का मग उठाकर लबों से लगाया। अम्मा ने उसका चेहरा तकती रह गई। मूड एकदम ही खराब हो गया और उन्होंने कुछ बिगड़ कर बेटे को देखा, जैसे कह रही हो, लो देख लो, कहा था ना ये लड़की ऐसा ही करेगी। हालांकि सब बातों को सुनता मिरविस मुतमईन था। रोमा के आगे प्लेट रखते हुए इसने हॉट पॉट की जानिब हाथ बढ़ाया। अम्मा की यूं मिरविस की जानिब देखने पर अशना बौखलाई थी। तो क्या इसकी जॉब करने पर अम्मा को एतराज़ था? मुझे लगा था तुम शादी के बाद अपने ये काम छोड़ दोगी। रुका लहजा। अम्मा वो इतने सालों से जॉब कर रही है। इस बार मिरविस गोया हुआ। तो शादी के बाद बात मुख्तलिफ हो जाती है ना बेटा। अम्मा ने पहले मिरविस को आंखें दिखानी चाहिए। वो अभी कुछ कहता कि अम्मा ने चुप करवाया। मेरे आगे कुछ ना कहना। मिरविस ने खुद को बमुश्किल जब्त किया। अशना का चेहरा रूहान सा हो गया। वो सामने प्लेट में रखा पराठा तकती रह गई। अलबत्ता रोमा को अम्मा का यूं इसकी नई और प्यारी भाभी को ये सब कहना अच्छा नहीं लगा। वो इसका हाथ सहलाती हुई जूस का गिलास इसकी जानिब बढ़ाने लगी। मिरविस को तकलीफ महसूस हुई। इसका दिल चाहा मेज़ छोड़कर कमरे में चले जाए, मगर वो यूं करके अशना के सामने अम्मा को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। मीर जानता था अशना खामोश रहने वालों में से नहीं। वो चाहे तो अम्मा को जवाब दे सकती है, मगर इसकी नज़र में माँ के एक एहतराम है और इज्जत थी। अशना रोमा की हरकत पर जी जान से मुस्कुराई। काफ़ी देर हो चुकी थी। बात को एकदम दबाते हुए उसे पराठे की जानिब हाथ बढ़ाए। मैं नहीं जानता वो अब भी मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है। इल्ज़ाम कितना है बेवकूफ़ाना। इसकी बहन का कत्ल इसके ही घर पर। तुम जानते हो जो कुछ घर पहले ही गार्ड से घिरा हुआ है, वहाँ कोई दाखिल नहीं हो सकता। पेशानी पर उलझनी फैली हुई थी। मैं जानता हूँ ये सब। मुझे यकीन नहीं आता कि उस कत्ल का जिम्मेदार तुम्हें ही क्यों ठहराना चाहता है। लहजा कुछ अजीब सा था। वहाज को सांस लेने में दुश्वारी महसूस हुई तो इसने जोर लगाकर सांस अंदर खींची। मैं नहीं जानता। इसने निगाह वहाज पर डाली। मैं स्टूडेंट्स की क्लास ले रहा था जब मुझे मिरविस ने कायना के कत्ल का बताया। आंखें की पुतलियाँ आसमान टिक गई। मुझे लगा जैसे मेरा वजूद
सरता पैर नजर रहा हो। निगाह साकित थी, वो चाह कर भी ना हटा सका। सावेज ने कुछ अजीब निगाहों से उसे देखा और इस तरह से कायना का जिक्र क्यों कर रहा था, और मुझे इल्म नहीं था कि इस दिन के बाद से मेरी ज़िंदगी यूँ जहन्नुम बनेगी। कंकर को ठोकर मारते हुए उसने झटके से कहा। वहाँ जिसका चेहरा तकता रह गया। मैं वजाहत से कल मिलने जाऊँगा। हैरत से वो इन चंद दिनों में एक बार फिर नजर न आया। लहजा संजीदा था। मैं नहीं जानता इसके दिमाग में अब क्या चल रहा है। कंधे उचकाए गए। तुम लाहौर कब जाने वाले हो? 4 साल से अपने माँ बाप को नहीं देखा। बाहर की ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ होती है। हर साल बस यही सोचने रहता हूँ कि अब की बार छुट्टियों में मिलने जाऊँगा। बिलाखिर मुझे मौका ही मिल गया। मज़ीद कुछ दिन ठहर कर मैं लाहौर चला जाऊँगा। कुछ वक्त इनके साथ गुजार कर फिर परदेस लौटना पड़ेगा। मगर तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी परेशानी सुलझा कर जाऊँगा। लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट फैल गई। सावेज जवाबन मुस्कुरा दिया। मैं सोच रही थी शादी के 2 रोज़ बाद ही जॉब का आगाज़ कर दूं। जब से तुमने बताया कि तुम्हें शादी के लिए सिर्फ 2 रोज़ की छुट्टियां मिली हैं, तो मैंने भी यही सोच लिया है कि तुम्हारे साथ ही 2 रोज़ मुकम्मल करके ऑफिस जाने लगोगी। मिसेरी से टेक लगाते हुए लब कुचलते हुए बोली। अम्मा दूसरे कमरे में घर जाने के लिए बैग बांध रही थी। सिंगार मेज़ के आगे खड़े होते हुए मिरविस ने आईने के अक्स से उसका चेहरा देखा। तुम्हें जॉब करने से कोई मना नहीं कर रहा आशी। सुबह से दोपहर हो ही आई थी और इसका उदास चेहरा कितने घंटों से वो नोट कर रहा था। मगर मुझे लगता है तुम्हारी अम्मा नहीं चाहती। तुम्हारे नज़दीक मेरी बात की ज़्यादा अहमियत होनी चाहिए। जब मैंने कह दिया है मेरी जानिब से कोई रोक टोक नहीं है, तो बिलावजी की परेशानी क्यों? वो चलते हुए इसकी नज़दीक आकर बैठा। अशना मुस्कुरा दी। अगर एक मिरवे से शादी के नुकसानात की लिस्ट वो तैयार कर रही थी, तो दूसरी जगह खौफ बखुद मिरवे से शादी के फ़वाइद वाली लिस्ट में इजाफा हो रहा था। रात का खाना अम्मा की तरफ है, तुम्हें याद है ना? खुले बालों पर हाथ फेरते हुए वो जोड़ा बांधने की तैयारी में लगी थी। अभी वो बालों को घुमाती कि मिरविस ने उसका हाथ थाम लिया। बालों को खुला रहने दो। मुझे याद नहीं आज से पहले मैंने तुम्हें कब खुले बालों में देखा था। शायद 6 साल कब, जब यूनिवर्सिटी में फैशन इवेंट था और तुम तैयार होकर आई थी। तब मैंने तुम्हें सीधा अपने दिल में उतरता महसूस किया था। इसकी बातें दिल मोह लेने वाली थी। घुटनों पर हाथ बिछा कर इसने अपना सर टिकाया। मिरविस की सी आंखों में उसका अक्स था। मैनेजर की दी गई पार्टी में भी बाल खोल कर ही गई थी। इसे याद दिलाया। नहीं, तुमने हल्का कैचर लगाकर अपने बाल जरा से बंधे हुए थे। भला मेरी निगाहों से तुम्हारा दीदार कैसे छूट सकता था? वह आज भी बेयकीन सा था। एक लड़की उसके सामने थी। मुस्कुराती हुई इसकी बातों पर कुछ हैरान सी उसे निकलती देखती रही। तुम्हें याद है इतनी पुरानी बातें? हैरान होना फितरी था। 6 साल पुराना किस्सा अब भी इसकी ज़बान पर था। मुझे सब याद है आशी। इसकी जुल्फ को छूते हुए वो बेपनाह मोहब्बत से बोला। अच्छा बताओ, उस दिन मैंने कौन से रंग का सूट पहना था? इम्तिहान लेने का वक्त हो जा रहा था। इसे लगा वो दिल ही दिल में घबरा गया हो। तुमने मैक्सी पहनी थी, जामुनी रंग की, बाल खुले हुए थे। तुम मेरी मोहब्बत को ऐसे नहीं आजमा सकती। नाक छूते हुए वो सरगोशी कर गया। मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारी मोहब्बत कितनी गहरी है। आशी जवाबन हंस दी। मेरी मोहब्बत का कोई एहतमाम नहीं, ये बस तुमसे है। हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रही है। मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं। और अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली गई तो? ये सवाल इसने शरारत में कहा था, मगर मिरविस का साकित होना चेहरा निगाहों से उजल ना हो सका। वह ठहर सा गया। उसका चेहरा तकनीकते हुए वो हर तासीरात से आ रही उसे देख रहा था। तुम मुझे क्यों छोड़कर जाओगी? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। अशना को वो इस्लाम में एक मासूम बच्चे की मानी लगा, जो सज़ा से कबल कहता है कि उसने कोई गलती नहीं की। फिर इसे क्यों सज़ा दी जा रही? अशना कुछ भी ना कह सके। फ़र्ज़ करो मुस्तकबिल में तुमने मेरा दिल बुरी तरह दुखा दिया हो, तो फिर भी तुम चाहोगे कि अशना तुम्हारे साथ ही रहे? वो इसकी आंखों में देखने लगी। मैं तुम्हारा दिल दुखा ही नहीं सकता और ये भी नहीं मान सकता था। कुछ भी हो सकता है मिरविस। फिर तुम मुझे डांट देना। इसे मज़ीद कुछ कहने का मौका दिए बगैर वो तेज़ी से बोला। वैसे भी तुम बिल्कुल प्रोफेसर क्राइम की तरह डांटती हो। इसने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की मिसाल दी। अशना मुस्कुरा दी। लेकिन मुझे छोड़ कर मत जाना। हम जितना भी लड़ेंगे एक दूसरे का साथ छोड़ने की बात नहीं करेंगे आशी। मेरे 5 साल का इंतज़ार हो तुम। मिलन के बाद ये बिछड़ने की बातें बर्दाश्त करना मेरे लिए मुश्किल है। इसके हाथ की पूँछ सहलाते हुए वो खोए लहजे में कह रहा था। आशी प्यार से उसे देखने लगी, जिसकी बातें वाकई उसके दिल में अपनी मोहब्बत का जाल बिछा रही थी। जब मैंने तुमसे शादी को कहा था तो अब्बा बड़े खफा हुए थे। फिर भी मैंने तुमसे शादी की। क्या हम कोई
टीन एजर हैं जो शायद जज्बाती फैसला लेकर इससे पीछे हटने की कोशिश करेंगे। तुम मेरे शौहर और मैं तुम्हारी बीवी। हम लड़ेंगे भी और प्यार भरी बातें भी करेंगे, मगर कोशिश करेंगे कि लड़ाई कभी इस हद तक ना बढ़े कि हम अलहदगी का सोचें। इसकी ताज़ा शेव आशिक को भली मालूम हुई। वो मुस्कुरा दिया। ये मुस्कुराहट पहले से ज़्यादा गहरी थी। हम शादी के अगले रोज़ अलहदगी का जिक्र कर रहे हैं। वो कहका लगा कर गोया हुआ तो अशना भी हंस दी। इसने शौहर की खुशी के लिए बाल नहीं बांधे थे। शानों पर लहराते बाल मिरविस की तवज्जो के मरकज़ थे और इन्हें धीरे से सुलझा रही थी और मिरविस की निगाह इसके बालों पर ही टिकी थी। चाय का मग लबों से लगाते हुए इसने आंगन में उतरती शाम महसूस की। आज का दिन कुछ मुख्तलिफ नहीं था। हाँ, बस एक फ़र्क था। गनाया ने वॉशिंग मशीन निकाल लगाई थी। चंद ही कपड़े थे जिन्हें वह आज ही धो लेना चाहती थी। आज का काम कल पर डालना इसकी आदत में शुमार नहीं था। तुम्हारे इम्तिहान कब से है? वह चलता हुआ बाहर सहन में आया। अगले हफ्ते से। अगला सेमेस्टर का आगाज़ होने वाला था। गनाया ने उसे एक बार फिर ये ना पूछा कि वो इसके सेमेस्टर की फ़ीस भर पाएगा अभी या नहीं। वो इसके चेहरे पर थकावट के आसार नोट कर रहा था। आधे घंटे से ऊपर हो चला आया था, मगर ये चंद कपड़े ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। यही वो पल था जब सावेज ने खुद को कमज़ोर सा महसूस किया। न जाने क्या क्या ख्वाहिश थी, क्या ख्वाब थे जो अब नहीं थे। इसे गनाया के लिए क्या क्या सोचा था और क्या हो चला था। तुम थक गई होगी, गंभीर आवाज़ उभरी। पूछा नहीं जा रहा था। गनाया ने निगाह उठाकर शौहर को देखा। कुर्ती का दामन भिगा हुआ था। दुपट्टे काम के दरमियान आने लगा तो इसने उतार कर रस्सी पर लटका दिया। अभी थोड़ा काम बाकी है सावेज, यहाँ काफ़ी ज़्यादा पानी हो रहा है। आप कमरे में बैठ जाएं, वरना पानी के छींटे कपड़ों पर लगेंगे। सहन बड़ा नहीं था। काफ़ी देर तक बीवी को तकने के बाद बिलाखिर वो खड़ा हो गया। मग खिड़की पर रखा और शर्ट दुरुस्त करता हुआ वॉशिंग मशीन तक आया। ज़मीन पर रखे कपड़ों को खाली घूमती वॉशिंग मशीन पर डालते हुए उसे गनाया को देखा, जो आंखें पूरी खोले उसे देख रही थी। आप ये क्या कर रहे हैं? आप? मैं कर लूँगी। आंखें हैरत से फैलती हुई थी। इतनी हैरानी की बात तो नहीं है जोजा मोहतरमा, जितना आप हैरान हो रही हैं। लबों पर शरीर मुस्कुराहट थी। उसने धुले हुए गीले कपड़ों को कुर्सी से उठाया। नहीं सावेस, मैं ये सब कर लूँगी। आप क्यों खुद को थका रहे हैं? इसे कपड़े हाथ से छीनने चाहे, मगर वो सावेस की गिरफ्त में थे। मैंने कहा ना, हैरान मत हो, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। वह ऐसे अकेले काम करने नहीं देना चाहता था। दूसरा ये कि यूं फारिग होकर अब थक चुका था। नहीं, मैं आपको कैसे इजाज़त दूं कि मेरे साथ ही कपड़े धोएं? बिल्कुल ही। गनाया ने अपनी जानिब से जोर लगाकर कपड़े खींचे जो सावेज रस्सी पर डालने जा रहा था। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारी मदद करना। अब छोड़ो, चलो मुझे ही सिखाओ ये कपड़े कैसे धुलते हैं। मेरे पास वैसे भी अभी कोई काम नहीं। सावेज से अपनी जानिब वो गीले कपड़े खींचे। दोनों में ही अब बहस शुरू हो गई थी। दोनों की पेशानी पर एक से बल नमूदार हुए। आपने कभी कपड़े नहीं धोए? हाँ, मगर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आपके कपड़े भीग जाएंगे तो भीग जाएं, मैं तब्दील कर लूँगा। इसी खींचातानी में कब गनाया के हाथ से कपड़ा छूटा और कब साविज झटके से दूर हटा, दोनों को अंदाज़ा ना हो सका। दोनों ही झटके से दूर हटकर ज़मीन पर गिर गए। साविज कमर और कोहनी सहलाते हुए सीधा हुआ। निगाह गनाया से पड़ी तो वो भी बाजू पकड़े बैठी थी। नज़रें मिली तो कह के छूट गया। वह हंसी थी। लोट पोट होते हुए वहीं लेट गई, जबकि सावेज दीवार से टेक लगा कर बैठ गया। सब आपकी वजह से हुआ है। हंसी रुकी तो इसने खफा खफा सी निगाह उस पर डाली। मेरी वजह से? तुमने ज़बरदस्ती मुझसे कपड़े छीने चाहे? कपड़ों का जिक्र आते ही उसे याद आया। निगाह इधर उधर डाली तो ठहर सी गई। दोनों का ही मुंह हैरत से खुल गया। वो गीले कपड़े गिर्द से अट्ठे गमले के ऊपर पड़े थे। काम बढ़ा दिया आपने, वो झुंझला उठी। तुमने? मैं तो रस्सी पर डाल रहा था। वो भी उसे घूरते हुए उठ खड़ा हुआ। कपड़े उठाए और इन्हें बारी बारी दोबारा चलती वॉशिंग मशीन में डाल दिए। गनाया एकदम गम से चीखी। ये क्या किया आपने? पेशानी पर जोर से हाथ मार कर वो अब बेबसी से सावेज को देख रही थी। तुम्हारी मदद करने के लिए कपड़े दोबारा डाल दिए हैं। अब ये धुल जाएंगे तो मैं रस्सी पर डाल दूंगा। भरे भरे बाजू पर हाथ फेरता हुआ संजीदगी से बोला। मशीन इतने सारे कपड़े कैसे एक साथ धोएगी? या अल्लाह, इसमें पहले इतने कपड़े हैं, आपने ऊपर और डाल दिए। ऐसे नहीं धुला करते मेरे प्यारे शौहर। इसने उठकर मशीन बंद की और कुछ कपड़े बाहर निकालने लगी। सावेज हैरान होता हुआ इसे ये अमल करने देखने लगा। अब इसका इल्ज़ाम मुझे मत देना, ये तुमने मुझे नहीं बताया था। इसने बराबर बीवी को घूरा। सारी खता हमारी है सरकार, आप बैठ जाएं और मुझे सिर्फ काम करते हुए देखें, वरना आपके साथ मेरा 1 घंटे का काम 4 घंटे में होगा। अपना हाथ उसके सीने पर रखते हुए वो इसे दूर कर गई, मगर सावेज जैसा खड़ा था वैसा ही रहा। अच्छा, मैं कपड़े रस्सी पर तो डाल सकता हूँ ना?
ये काम आसान था। वो हंस पड़ी। कुर्सी पर रखे हैं, इसे कपड़ों की जानिब इशारा किया। साविस मबहम सा मुस्कुराते हुए कपड़े रस्सी पर डालने लगा। तुम जानती हो कि ये तुम्हारे भीगे कपड़े तुम्हें बीमार कर सकते हैं, मगर फिर भी इस ठंडक में काम कर रही हो। वो कुछ हैरान था। तिरछी निगाहों से उसे देखते हुए गनाया का दुपट्टा रस्सी पर फैलाया। अब काम तो रोके नहीं जा सकते ना साविस, आप भी तो भीग गए हैं। मुझे तो इस खुली फिजा में काम करना अच्छा लग रहा है। वो मशीन चलाकर इस कपड़े डालते दिख रही थी। और मुझे तुम्हारे साथ, जानती हो मैंने कभी अपने कपड़े नहीं धोए, ज़रा सी टी शर्ट भी नहीं, मगर तुम्हारे साथ तो हर काम लुफ्त महसूस होता है। लहजे पर धीमी सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। अब मैं चाय बनाना सीख गया हूँ। वो बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह अपने काम नए बता रहा था। गनाया की नज़रों में इसके लिए बेपनाह मोहब्बत थी कि वो पूरी शाम इसको देखने में भी गुजार सकती थी। मैं आपको सब सिखा दूंगी। आवाज़ में एक लगन थी। मुझे तुमसे इंसानियत है गनाया। मुझे लगता है अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकूँगा, कभी भी नहीं। बुरी आंखों में एक चमक थी। और अगर कभी रहना पड़ गया तो? इसने दिलचस्पी से पूछा। मुश्किल है, बहुत दुश्वार है। मैं सोच भी नहीं सकता और सोचना भी नहीं चाहता। इसने सर झटक कर जवाब दिया। मैं अम्मी के घर एक रात के रुकने जाना चाहती हूँ। इसने अब तक बासिम के बारे में नहीं बताया था और वो इसे बताना भी नहीं चाहती थी। साविस ने वहीं से सर घुमा कर उसे देखा। आंखें फैलने लगी और भवें चढ़ गई। तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? गम सा महसूस हुआ। गनाया चौंकी। छोड़कर? मैं बस अम्मा के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ। एक रात गुजार कर सुबह आ जाऊंगी। इसे वाज़ेह किया। एक ही बात है। निगाहें फेर ली गई। मैं वादा कर रही हूँ, बस एक रात गुजारूंगी साविस। भले से सुबह होते ही आप मुझे ले आइएगा। अब तो मनाना था। एक रात मैं तुम्हें रात का कुछ हिस्सा भी ना गुजारने दूँ गनाया। मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने की बातें करती हो और मुझे छोड़कर चली जाओगी। जानती हो तुम्हारे बिना एक रात भी कर्ब अजियत है। ये घर तो वैसे ही तुम्हारे बिना खंडर है गनाया। मैं यहाँ क्या करूँगा? पूरी रात दीवारों को तकते हुए गुजारूंगा। कफा कफा सा लहजा। वो ठीक कहता था। ये घर तो कुछ भी नहीं था। अगर इन दोनों में से कोई एक रह जाए तो शायद तन्हाई से मर जाए। तुम जितनी दफ़ा चाहो दिन में अपनी माँ के घर जा सकती हो, मगर रात नहीं। प्लीज़ मुझे फोर्स मत करना, इसने गुजारिश की। गनाया हैरत से उसे देख साथ मुस्कुरा दी। ठीक है। हाथ में साथ साविस के बाजू पर रखा। अब आप अंदर जाएं, ये काम बस ख़त्म हो गया। मैं भी आ रही हूँ। गीले कपड़ों से टपकता पानी साविस की टी शर्ट भिगा गया था। खून जमाने वाली हवा का दौर चला तो साविस इसे लिए साथ ही अंदर बढ़ गया। वो इसे बीमारी की दहलीज पर खड़ा नहीं करना चाहता था। हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, अफत वालाना अंदाज में कहती हुई मिरवीस के गाल पर हाथ फेरने लगी। वो इनकी मोहब्बत पर मुस्कुराता अशना की हमरा छोटे से लॉन्ज में दाखिल हुआ। पहली बार तुम्हारे अब्बा ने इतनी इज्जत देकर घर के अंदर बुलाया है, वरना हर बार ड्राइंग रूम से रुखसत कर देते थे। तिरछी निगाह अब्बा पर थी और कानों में सरगोशी और आशी के कानों में कर रहा था। अशना ने उसे जवाबन घूर कर खामोश रहने को कहा। अब्बा पीछे ही उनके साथ लाउंज में बढ़ने लगे। मैंने तुम लोगों के लिए खाने का बेहतरीन इंतजाम किया है, तुम लोगों को पसंद आएगा। मैं इस पहले ही सजी हुई थी। इसकी क्या ज़रूरत थी आंटी? आप बस सादा सा खाना बना लेती। अब तो मैं भी घर का ही फर्द हूँ। इसने कहते साथ ये अब्रार का चेहरा देखा जो संजीदा था। एक तो ये अंकल कभी मुझे अपने घर का फर्द ही नहीं मानेंगे। वो दिल ही दिल में गोया हुआ। हाँ मेरे बच्चे, अब तो घर ही के फ़र्द हो तुम, मगर ज़रा हमें भी तो मौका खातिर मदारत करने का दो। अफत का अंदाज हमेशा की तरह मोहब्बत भरा हुआ था। अफत के खानों में जायका था। इसने पहला लुकमा लेते हुए अशना को देखा जो इसके साथ खाने में मसरूफ़ थी। तुम भी ऐसा ही जायकादार खाना बनाती हो? अब जाहिर था अम्मा इतना अच्छा खाना बनाती है तो अशना के हाथ में भी जायका होगा। अशना गड़बड़ा गई। ओ हाँ, इसे कुछ समझ ना आया। वो जल्दी से कह पड़ी। इस बात से कौन इनकार कर सकता था कि अशना को खाना बनाना आता ही नहीं? फिर जायका किस बात का? वह हमेशा से ही कोई ना कोई डिश जला देने की आदी थी। खाने का दौर ख़त्म हुआ तो अबरार साहब अंदर चले गए। उसे भी अगली सुबह जॉब पर जाना था और वो रुक नहीं सकता था। 3 घंटे गुजार कर वो दोबारा अपार्टमेंट लौट आए। तुम अब्बा के बारे में इतना सोचा मत करो, कुछ वक्त गुजरेगा तो ठीक हो जाएगी। उसे लैपटॉप पर काम करते देख वो ठहर कर बोली। अजीब सी बात थी, वो शादी के अगले रोज़ ही ऑफिस काम कर रहा था। तुम्हें लगता है मीरवीज़ बुरा मानेगा? मीर हंस पड़ा। मुझे बस इस हवाले से तुम्हें तंग करना पसंद है, सो मैं करता हूँ। अशना कपड़े तब्दील कर चुकी थी। सादा सा लॉन का सूट पहनकर वो इसके बहुत करीब सामने बैठ गई। तुम कल ऑफिस चले जाओगे? मासूम लहजा। मीरवीज़ इसके जुमले से ज़्यादा इसके लहजे पर चौंका। हाँ,
मैं घर में नहीं बैठना चाहती। जाने वो अब राफी की वजह से इसे वहाँ जॉब करने दे भी या नहीं। हमारे दरमियान ये पहले बात हो चुकी है। तुम अपनी मर्जी के मुताबिक जॉब कर सकती हो। वो समझ ना सका। हाँ, मगर कल जब तुम चले जाओगी तो मैं अकेली रह जाऊंगी। मैं सोच रही हूँ मुझे भी कल ही से ज्वाइन कर लेना चाहिए। मिरविस इसका चेहरा देखता रहा। मेरा ऑफिस कल से ज्वाइन करना मजबूरी है आशी, मगर तुम्हारी तो कोई मजबूरी नहीं। चंद दिन मेरे साथ गुजार दो और इस अपार्टमेंट को अपने मुताबिक संवारो। 2-3 दिनों में ज्वाइन कर लेना। जब तुम घर में होगे ही नहीं तो कैसे गुजारोगी तुम्हारे साथ वक्त? वो खफा खफा सा लहजा। 2-4 दिनों तक रोज़ जल्दी आया करूँगा। तुम कुछ वक्त खुद के साथ भी गुजारो। अपना सूटकेस खोलकर वार्डरोब सेट करो। अपार्टमेंट में ठीक तरीके से नहीं देखा। मैं जितनी जल्दी आने की कोशिश करूँगा। इसके हाथ पर अपना हाथ फेरते हुए वो समझाने के अंदाज में बोला। अर्चना उसका चेहरा बगौर देख रही थी। ठीक है, वैसे 2-4 दिनों बाद जब मैं ऑफिस जाने लगूंगी तो मेरी टाइमिंग तुमसे कम होगी। मैं हमेशा तुमसे जल्दी आ जाया करूँगी। लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। इसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाते हुए वो सिंगार मेज तक आई और बालों को खोल दोबारा से बनाने लगी। ये सारे परफ्यूम तुम्हारे मेज पर कतार से 6-7 परफ्यूम की बोतलें रखी थी, जिन्हें नोट करके वो पल भर को हैरान हुई। मेरे अलावा यहाँ कौन हो रहता है? आशी निगाह लैपटॉप पर की स्क्रीन पर थी। अब इन्हें किनारे पर रखो। मेरा सिंगार कहाँ जाएगा? मसनूई घुरी से नवाज कर वो इसका सामान मेज के एक किनारे पर रखने लगी। मेरविस ने झटकर उसका चेहरा देखा। मेज पर वो और भी काफ़ी जगह है। परफ्यूम्स ना हटाओ, तुम अपना सामान रख सकती हो। इसने जवाबन घूरा। मेरा सामान ये पूरी सिंगार मेज की जगह घेर लेगा, फिर तुम्हें अपने ये परफ्यूम वार्डरोब में रखने पड़ेंगे। वो बस इसे तंग कर रही थी। तुम तो हर मौका हर एहसास दिला रही हो कि अब मैं शादीशुदा हूँ। बेबसी से नफ़ी में सर हिलाया। अर्चना खिलकर मुस्कुराई। फिर तुम्हारे परफ्यूम कहाँ रखूँ? इसे छेड़ते हुए पूछा। वो इसकी कोई भी चीज़ मेज में नहीं हटाने वाली थी, मगर चूंकि मेरविस इसे सुबह से ही तंग कर रहा था, इसलिए वो कुछ अपना फ़र्ज भी अदा करते हुए इसे छेड़ने लगी। वार्डरोब में रख दो, अब तुमसे बढ़कर भी कोई चीज़ हो सकती है। इसकी बोर्ड पर उंगलियां तेज़ी से चल रही थी और अर्चना आईने के अक्स में अपने शौहर को देख रही थी। लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। सिंगार मेज मेरविस के सामान से जिस तरह सजी हुई थी, उससे अंदाज़ा होता था कि वो अपने परफ्यूम्स और दूसरी चंद चीज़ों का कितना ख्याल रखता है। इसके परफ्यूम हटाने की बजाय उसने सजाते हुए इन्हें अपने सामान के साथ रख दिया। वो मजीद अब फारिग बैठकर मेरविस को काम करता देखना नहीं चाहती थी। मीर भी कुछ वक्त से इसे मेज़ पर सामान रखते हुए देख रहा था। आईने के अक्स में इसका मुस्कुराता चेहरा छुप ना सका। अर्चना ने एक निगाह उस पर डाली जो इसे ही देख रहा था। वो अपने काम में दोबारा मसरूफ हो गई। मेरविस मुस्कुराए बिना ना रह सका। जॉब के लिए आई मेल चेक करने की नीयत से वो आज जल्दी उठा था। गनाया बाहर रखे पौधों को पानी डालकर कमरे में दाखिल हुई। घर का राशन खत्म होने को आया है। वो चाहकर भी सावे से ये ना कह पाई कि राशन दोबारा खरीदने का वक्त हो गया है। अब की बार हाथ पहले से ज़्यादा तंग थे। मुझे नीले रंग की टी शर्ट नहीं मिल रही, कहीं वो भी तो नहीं धो दी तुमने? तयशुदा कपड़ों को बारी बारी उठाता हुआ वो अपनी शर्ट ढूंढ रहा था। मैं ढूंढ कर देती हूँ। गीले बालों को तौलिए से साफ करते हुए कमरे में दाखिल हुई। एकदम ही साविस की नज़र इस टी शर्ट पर पड़ी। नहीं, मुझे मिल गई। कपड़ों के सबसे नीचे रखी थी। इसे खींचकर अलमारी से निकाला और खोलकर निगाह दौड़ाई गई। वो अभी टी शर्ट को बिस्तर पर ही रखने के लिए बढ़ रहा था जब एक लिफाफा शर्ट पूरी खुलने की वजह से फर्श पर गिरा। जहाँ गनाया का चेहरा सफ़ेद पड़ा, वहीं सावेज ने कुछ उलझकर लिफाफा उठाया। गनाया को कुछ कहने का मौका ही न मिल सका। ये क्या है? पेशानी पर उलझन के बल नमूदार हुए। कहते साथ ही लिफाफा खोलकर अंदर झांका। नीले रंग की कई नोटें इसमें मौजूद थी। साविस की आंखें फटी। भला ये किसकी रकम थी? वो यूँ इसकी अलमारी में। गनाया की जानिब दिमागी ना गया, क्योंकि वो जानता था कि उसके पास पैसे नहीं। ये किसके पैसे हैं? ये बात उसे वही बता सकती थी। अलमारी में कपड़े रखने और निकालने वाला काम वही सर अंजाम देती थी। गनाया का सफ़ेद चेहरा इस मामले को मजीद उलझा गया। मेरे, वो झूठ नहीं कह सकती थी। थूक निगल कर उसने तेज़ी से दूसरी जानिब देखा। साविस को लगा जैसे सुनने में गलती हुई हो। भला ये कैसे मुमकिन था? तुम्हारे पैसे? भव्य हैरानी से उठी। आवाज़ घुटी घुटी सी थी। ये कौन से पैसे हैं? वो सीधे तरीके से ना पूछ सका कि ये पैसे कहाँ से आए। गनाया के आके इस पर ठहर गई। वो कुछ भी ना कह सकी। गनाया, जवाब ना मिलने पर वो ज़रा शक में मुब्तला हुआ। अम्मी ने दिए थे। झूठ कहना या बात छुपाना इसे कभी दुरुस्त नहीं लगा। साविस की निगाह साकित हुई। वो बगैर पलक झपके उसे देख रहा था। क्यों? काश कि गनाया वो ना कहे जो साविस सोच रहा था। हमारे खर्चे के लिए। वो यकीनन इसकी बात से कितना ज़्यादा हट होगा। चेहरा सुर्ख हो गया। महसूस हुआ जैसे किसी ने मुट्ठी में इसका दिल जकड़ लिया हो। हलक की गिल्टी धीरे से नमूदार होकर गायब हुई थी। इसे तेज़ी से आके झपकी। क्यों? इस क्यों का कोई जवाब नहीं मेरे पास। आंखों में नमी पैदा होने लगी तो वो बिस्तर पर गिरने के अंदाज में बैठी। साविस को लगा जैसे उसका दिल फट रहा हो। क्या मैं तुम्हारे खर्चे पूरे करने के लिए काफ़ी नहीं?
चेहरा सख्त हुआ। वो सिसकती रही, कुछ ना कह सकी। ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हैं। ये पैसे हमारी मदद कर सकते हैं, हम बाद में लौटा देंगे। रुखसार गीले हो रहे थे, इसकी सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंजने लगी। मैं परेशान हूँ या डिप्रेशन में मर रहा हूँ, इन पैसों की ज़रूरत फिर भी नहीं थी जो आपने अपनी अम्मी से मांगे। खुद पर काबू ना रहा तो वो सख्ती से बुलंद आवाज़ में बोला, मेरे पास पैसे काफ़ी नहीं थे गनाया। क्या तुम मुझे ये एहसास दिलाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे अखराजात उठाने के लिए नाकाफ़ी हूँ? कहते कहते कब आंखें भीग गई वो जान ही ना सका। ढूंढ रहा था ना मैं जॉब, इसे 1 हफ्ते में कितने इंटरव्यूज़ दिए हैं। मुझे अपनी फ़िक्र नहीं थी तो मैं किसी तरह भी कर लेता गुजारा। तुम्हारी अखराजात ख्वाहिश पूरी करने के लिए ही तो इतने पापड़ बेल रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। और तुमने जुमला मुकम्मल ना हो सका, आंखें नम हुई। गनाया के आंसू में इजाफा हुआ, इसका दिल फटने को हुआ। वो रुका नहीं था, लिफाफा बिस्तर पर फेंकते हुए बिल बाहर निकल गया। बिस्तर पर बैठी गनाया वहीं लेट गई, आंखों पर हाथ रखते हुए। उसने तकलीफ से सोचा, शिद्दत से एहसास हुआ कि वो पैसे अम्मी से नहीं लेना चाहिए थे। इसी वक्त से वो डरा करती थी, न जाने साविर इसके बारे में क्या सोच रहा होगा। पैसों का लिफाफा इसकी तकलीफ में इजाफा कर रहा था। झिझकियाँ कमरे में गूंजने लगी तो इसने तकिए के नीचे अपना सर रख लिया। ये पहली बार था कि इनके दरमियान कोई नाराज़गी पैदा हुई थी और शायद यही तकलीफ दबात थी। अलार्म की आवाज़ पर मिरवीज़ की आँख खुली थी। निगाह खिड़की पर डालकर करवट ली। जो 7 बजा रही थी वो ठहर गया। बराबर में कोई नहीं था तो फिर अशना कहाँ थी? दिमाग में झमाका हुआ तो आंखें किसी पर बात पर फटी। इसे तेज़ी से उठकर फर्श पर देखा जहाँ अशना के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी। या अल्लाह खैर, मेरी बीवी। दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। बिस्तर से उतरता हुआ वो इसकी जानिब आया जो गहरी नींद में थी। बेचारी बिस्तर से गिराए जाने के बाद भी सुकून से सो रही थी। धीरे से उसे उठाते हुए वो बिस्तर पर लिटा रहा था जब अशना की आँख खुली। क्या कर रहे हो? मैं सो रही थी ना। इसे यूं इतने करीब देखकर वो नींद में बोली। मिरविस चौंका। तो क्या इसे नहीं पता था कि वो बिस्तर के ऊपर नहीं थी? कुछ नहीं, इसे लिटाते हुए जल्दी से चादर उड़ाने लगा। तुम कहाँ जा रहे हो? इसे याद था कि आज वो ऑफिस जाने के लिए वाला है। सोचा था वो इसे जाने से कब उठा देगा। कहीं नहीं, तुम्हारे पास हो। इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए वो मोहब्बत से बोला। अशना इसके लहजे पर मुस्कुराई और मिरविस के बाजू पर हाथ मारते हुए आंखें मूंद ली। इसके अंदाज पर वो भी मुस्कुरा दिया। काफ़ी देर यूं ही ठहर कर उसे देखने के बाद वो तैयार हुए, वॉशरूम की जानी बढ़ा। इसे 8 बजे तक ऑफिस पहुंचना था। सो नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी 1 या 2 ही एपिसोड रह जाते हैं, फिर नॉवल हो जाएगा एंड। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। सो अपना ख्याल भी रखें। अल्लाह हाफिज़।